Good evening, everyone. Welcome to Rajendra Law Academy YouTube channel. So, in this lecture, I'm going to discuss about a very important topic that is there in the newspaper. On the 1st of May 2026, there was a news in the Hindu newspaper that the Supreme Court has advised the central government. Supreme Court has advised the central government to lift the time limit for minor rape survivors. Basically, हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ कि एक माइनर थी लड़की, 18 साल से कम उसकी एज है। शी वॉज अ रेप विक्टिम। रेप विक्टिम मतलब उसके साथ रेप हुआ था। शी गॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, वो रेप विक्टिम है, वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उसको उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता ही नहीं चला। बिकॉज ऐसे कई बार हो जाता है कि जब वो गर्ल है, वो माइनर है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी का पता नहीं चला। और वो प्रेगनेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 30 वीक्स पे पहुंच गई। ऑलमोस्ट 30 वीक्स पे पहुंच गई। ठीक है। अब इस केस में हुआ क्या, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे गवर्नमेंट के और क्या आर्ग्यूमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के जज ने, क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बट पहले आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया में अबॉर्शन को लेकर लॉ कौन सा है हमारे इंडिया में जो अबॉर्शन से डील करता है। तो आप मेरी बातें बहुत ध्यान से समझना। आज मैं आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की सारी प्रोविजंस करवाने वाला हूँ, लेटेस्ट जजमेंट्स करवाने वाला हूँ। आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी और आपको पता चलेगा कि ये कंट्रोवर्सी चल क्या रही है। अब आप देखिए कि जो एक प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स होता है। प्रेगनेंसी का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स, ठीक है। और उसको हम वीक्स में अगर कन्वर्ट कर ले तो वो कितने वीक्स की होती है? 39 वीक्स। 39 वीक्स की प्रेगनेंसी का जेस्टेशन पीरियड होता है। तो अगर एक वुमेन ने यहां पर कंसीव किया, बेबी कंसीव कर लिया, शी गॉट प्रेग्नेंट, तो यहां से लेके यहां तक का पीरियड 39 वीक्स का, ये प्रेगनेंसी का जेस्टेशन पीरियड होता है। हमारे इंडिया के अंदर जो लॉ है जो इसको रेगुलेट करता है, किसको? प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए। देखो, एक वुमेन ने बच्चे को जन्म देना है या नहीं, राइट टू रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं उसको? राइट टू रिप्रोडक्शन। वो एक वुमेन का अधिकार है, क्योंकि टॉल वुमेन की बॉडी पे आएगी ना। बच्चे को जन्म, एक नई जिंदगी को जन्म किसने देना है? वुमेन ने देना है। तो सारी टॉल टॉल समझते हो आप कि सारी पीड़ा, सारी दर्द और उसकी बायोलॉजिकल चेंजेस उसकी बॉडी पे, ये किसको बियर करना है? वुमेन को बियर करना है। तो राइट टू रिप्रोडक्शन का राइट कि मुझे प्रोक्रिएशन करनी है, मुझे बच्चे को जन्म देना है नहीं देना, ये किसका किसका राइट होना चाहिए, किसका अधिकार होना चाहिए? एक वुमेन का राइट होना चाहिए। तो उसका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ये पार्ट है, राइट टू रिप्रोडक्शन। तो एक वुमेन बच्चे को जन्म देना चाहती है नहीं जन्म देना चाहती, ये उसके राइट्स होने चाहिए, कि उसका डिसीजन होना चाहिए। अब हमारे इंडिया के अंदर पहले क्या था, आप समझिए। पहले इंडिया के अंदर प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते थे। अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट हो गई तो आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते थे। रादर इट वॉज एन ऑफेंस। क्या था वो? एक ऑफेंस था, अपराध था। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भी यही था कि भाई बच्चा है, बच्चे बच्चे को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। और माता के गर्भ में बच्चा है तो उसको नहीं मारना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे, हमारे इंडिया में जो लॉ था, वो लॉ मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ठीक है, BNS, अभी जो है हमारे पास BNS, भारतीय न्याय संहिता, ये हमारा क्रिमिनल लॉ है। इसके लिए प्रोविजन देखिए जरा, इसके अंदर है कौन सी प्रोविजंस। इसके अंदर हम प्रोविजन देखते, 82 सेक्शन होगा जो डील करता है। नहीं, 82 नहीं है, 88 होगा फिर। ये देखो, 88 दिख रहा है आपको? ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। देखो, दो तरह से प्रेगनेंसी जो अबॉर्शन है या जो बच्चे का मेडिकल प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन है, वो दो तरीके से जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। दो तरीके से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। एक होती है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब लेडी प्रेग्नेंट थी, अचानक से बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, जैसे वो तो अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले पे लिपट जाती है। के बाद देखते हो बच्चा अंदर मूवमेंट करता है, जब उसके गले में क्या लिपट जाती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। और उसके बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ये तो होता है स्पॉन्टेनियस, जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी ऑटोमेटिकली। इसमें बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया,
ये कुदरती तौर पे बच्चा पेट में मर गया किसी भी रीजन की वजह से, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही ये कोई ऑफेंस है, ना ही ये तो बाय आप कह सकते हो कि नेचुरल रीजंस की वजह से बच्चे की क्या हो गई, डेथ हो गई, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर बाहर से किसी ने कुछ ऐसा किया, क्या किया, मदर को कोई दवाइयां खिलवा दी, या मदर ने खुद दवाई खा ली बच्चे को मारने के लिए, या फिर उसके पेट पे जोर से, आपने पुरानी हिंदी मूवीज में देखा होगा कि लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको सीढ़ियों से वो तेल तूल वहां पर गिरा दिया, और वो नीचे गिरा दिया, उसको वो पेट के इस पे गिरी और वो बच्चे की डेथ हो गई। ये जो होता है इसको ऑफेंस ऑफ मिस कैरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑफेंस ऑफ मिस कैरेज। इसके लिए सजा है, इसके लिए सजा है। तो अगर कोई डॉक्टर अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है बाय गिविंग मेडिसिन या किसी भी तरीके से, वो मिसकैरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? मिसकैरेज। उसके लिए सेक्शन नंबर 88 है आपके पास, देखिए जरा। whoever voluntarily causes a woman with the child to miscarry, कोई भी अगर वुमेन को मिसकैरेज करवाएगा, shall if such miscarriage is not done in good faith, तो ऑब्वियसली किसी का मिसकैरेज गुड फेथ में नहीं किया गया है, अगर मदर की जान बचाने के लिए किया गया फिर तो बात अलग है। भाई अगर मदर की जान बचाने से उसके लिए करवाया गया, वो तो डॉक्टर देखता है ना। बट अगर गुड फेथ में नहीं किया गया, लाइक अगर देखो लिखा ना फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, अगर मदर की लाइफ को खतरा था और डॉक्टर ने गुड फेथ के अंदर उस बच्चे का मिसकैरेज करके और बच्चे माँ की जान बचाई, फिर ये ऑफेंस नहीं होगा। लिखा है बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, कितना लिखा है यहाँ पर? 3 years। लिखा है ना 3 years, और लिखा है विद फाइन इफ द वुमेन बी क्विक विद द चाइल्ड। क्विक विद द चाइल्ड मतलब बच्चा, माँ जो है प्रेगनेंसी 5 months की हो गई थी, क्विक विद द चाइल्ड मतलब बच्चे के मूवमेंट शुरू हो गए हैं। तो अगर बच्चा अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, फीटस अभी बहुत छोटा है, और फिर मिसकैरेज करवा दिया, तो 3 साल लिखा हुआ है, मे एक्सटेंड टू 3। अगर वुमेन क्विक विद द चाइल्ड है, मतलब बच्चा जो है मूवमेंट करना स्टार्ट हो गया है पेट के अंदर, तो अब मिसकैरेज करवा दिया, तो अब कितना है? अप टू 7 years। और ये चाहे मिसकैरेज वुमेन खुद कर ले, तो लिखा है यहाँ पर कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, वुमेन की कंसेंट के बगैर मिसकैरेज करवा दिया, तो सजा है, अलग सजा है। और अगर वुमेन ने खुद ने मिसकैरेज कर लिया अपना, whoever causes miscarriage, तो लिखा है यहाँ पर अ वुमेन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी, अगर एक वुमेन खुद गोलियां खा के, दवाइयां खा के बच्चे को मार देती है पेट के अंदर, तो वो भी इसके अंदर लायबल होगी, उसको भी सजा होगी। समझ में आ गई बात? तो हमारे इंडिया में क्या लॉ था जी? 1971 से पहले, 1971 से पहले हमारे इंडिया में यही लॉ था कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे को आप टर्मिनेट या मार नहीं सकते, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, उस बच्चे को मार नहीं सकते। अगर कोई मारेगा, ठीक है, तो वो ऑफेंस कौन सा बन जाएगा? जल्दी से बताओ। मिसकैरेज। सेक्शन कौन सा? 88 बीएनएस। अभी जो नया लॉ है उसके अंदर क्या है? बीएनएस। पुराने लॉ में आईपीसी में 312 सेक्शन था। कौन सा था? 312। अब है 88। हमारा मसला ये नहीं है, जो न्यूज में कहानी चल रही है, जो न्यूज में चल रहा है कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने बोला है कि प्रेगनेंसी के ऊपर जो टाइम लिमिट लगा रखी है वो हटा दीजिए। और आज के न्यूज़पेपर में 8 मई के न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा, आज का प्रेजेंट न्यूज़पेपर जो है, शुड द अबॉर्शन लॉ बी अमेंडेड फॉर माइनर रेप विक्टिम्स। ये सारी कंट्रोवर्सी हमें समझनी पड़ेगी कि ये कंट्रोवर्सी चल क्या रही है। तो अभी तक हमने देखा कि इंडिया में 1971 से पहले पहले जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट आप किसी तरीके से भी नहीं कर सकते थे, ऑफेंस था। डॉक्टर करेगा वो भी जेल जाएगा, वुमेन करेगी वो भी जेल जाएगी। फिर क्या हुआ? हमारे इंडिया की सोशल जो रियलिटीज हैं वो ये है कि वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिले। इवन फीमेल फीटिसाइड, अगर उसने एक बेटी को जन्म दे दिया तो उसको ताने थे, मिलते थे और एंड ऑल दैट। तो होने क्या लग गया कि जिन वुमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ये मार कुटाई होती थी, वो कहती थी कि अगर मेरा ये हाल है तो मैं प्रेग्नेंट हूं, और मेरे बच्चा, अगर ये लड़की पैदा हो गई तो इसका भी क्या हाल होगा इस घर के अंदर। तो वो क्या करती थी कि पहले ही जाके क्या करवा लेती थी अपना जाके, अबॉर्शन। बट अबॉर्शन तो इंडिया में अलाउड था ही नहीं, कर ही नहीं सकते थे। तो ये चीजें जो है देखने को मिली। और फिर ये भी चीजें थी कि ना कहीं वो कोई पंडित, कोई जादू तंत्र, वो पहले ही बोल देते थे कि ये लड़की है, ये लड़का। अगर लड़की हो जाती थी तो लड़की के जन्म के बाद उसको मारो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड बोलते हैं उसको। अगर पेट में ही मार दो, फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं उसको, क्योंकि पहले ही पता चल गया। वो तो एक्सरे वगैरह होता है तो ही पता चलता था।
बट इंडिया की सोसाइटी की रियलिटी जो यही थी कि ये डोमेस्टिक वायलेंस और ये इन चीजों के कारण और मेल चाइल्ड की जो है प्रेफरेंस के कारण ये चीजें अबॉर्शन जैसी चीजें हो रही थी, बट ये हो रही थी छुप के। क्योंकि अगर शरेआम होती तो वो कहाँ जाते, जल्दी से बताओ, जेल जाते। तो ये छुप के सारी चीजें हो रही थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि छुप के हो रही है, तो एक वुमेन सेफ अबॉर्शन नहीं करवा सकती, हॉस्पिटल में जाके करवा ही नहीं सकती वो। क्योंकि हॉस्पिटल में जाके करवाएगी तो डॉक्टर भी जेल में जाएगा, डॉक्टर बोलेगा मैं तो अबॉर्शन नहीं कर रहा। तो फिर ये एक इलीगल मार्केट बन गई थी। और झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, जिसको क्वैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिनको? क्वैक्स, ठीक है। जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिनके पास कोई डिग्री विग्री नहीं होती, और तो ये वुमेन जो है उनके पास जाके अबॉर्शन करवाती थी, घर पे ही जाके या किसी ऐसी रूडिमेंट्री सेटिंग्स में जाके अबॉर्शन। उसमें क्या होता है कि जब टर्मिनेशन करवाती थी तो ब्लड लॉस हो गया, या उसको आता तो है नहीं, झोला छाप डॉक्टर है, उसने कुछ ऐसा किया, ब्लड लॉस हो गया, तो मदर की भी डेथ हो जाती थी। तो बहुत सारी वुमेन इंडिया के अंदर इसी भेंट चढ़ गई कि हमारे इंडिया में अबॉर्शन इलीगल था, और क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से या फिर मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस की वजह से ये चीजें हो रही थी। तो इंडिया के अंदर एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, शांतिलाल शाह कमेटी बनाई गई 1966 के अंदर। शांतिलाल शाह कमेटी को ये काम दिया गया कि आप इंडिया के अंदर अबॉर्शन के लीगल, सोशल और मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, और हमें रिपोर्ट करिए कि इंडिया में क्या अबॉर्शन लॉ बनाना चाहिए। तो शांतिलाल शाह कमेटी 1966 के अंदर बनी। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए लॉ बनना चाहिए, एटलीस्ट आप रेगुलेट करिए इसे। क्या करिए आप इसे? देखो अबॉर्शन तो अभी भी इंडिया में हो ही रहे हैं, बोलो यस और नो। वो इलीगल तरीके से हो रहे हैं, और उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिया के अंदर? वुमेन मोर्टालिटी रेट, मदर मोर्टालिटी रेट, मदर मर रही है, जो है उसकी जान जा रही है। तो एटलीस्ट आप इसको इलीगल ना करिए, आप इसको रेगुलेट करिए। क्या करिए आप इसको? एक चीज होती है इलीगल कर दो जी, बस ये अलाउड ही नहीं है, जेल जाओ। एक होता है उसको रेगुलेट करो। रेगुलेट मतलब कुछ कंडीशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस लिख दीजिए कि इन सर्कमस्टांसेस में आप कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, और इन सर्कमस्टांसेस में आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकती। तो आप कुछ कंडीशंस, कुछ रेगुलेशन कर दीजिए, ताकि वुमेन सेफ अबॉर्शंस करवा सकें। क्योंकि कई तो बहुत जेन्युइन रीजन होते हैं, जैसे रेप विक्टिम, जैसे रेप विक्टिम, उसके साथ एक तो वो रेप विक्टिम है, पीड़ित, उसके साथ रेप हुआ, वो पीड़ित है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अब आप उसके ऊपर लॉ, उसके ऊपर एक और विक्टिमाइजेशन ये लगा रहा है कि तुझे इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। डबल विक्टिमाइजेशन ही होगी, बोलो। इज शी रिक्वायर्ड टू कैरी द विक्टिमाइजेशन, द कार्ड ऑफ विक्टिम फॉर हर एंटायर लाइफ? अगर उसने उस बच्चे को जन्म दे दिया तो पूरी लाइफ के लिए उसको एज अ विक्टिम नहीं महसूस होगा कि ये बच्चा किसका है? बोलो यस और नो। तो वो चाहती है कि मैं इस बच्चे को ना जन्म दूं, ठीक है, वो रेप विक्टिम थी। तो उसको, आपको लगता नहीं कि आपको अलाउ कर देना चाहिए कि हाँ वो मेडिकली अपनी प्रेगनेंसी को क्या कर दे, टर्मिनेट कर ले, है कि नहीं? बोलो यस और। तो शांतिलाल कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, इंडिया के अंदर एक लॉ बन गया जी। और लॉ है, उसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, शॉर्ट फॉर्म हम उसको क्या बोलते हैं? एमटीपी। ये 1971 में आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये 1971 में आया ये लॉ, ठीक है जी। और ये लॉ क्या कहता था, पहले सुन लो। ये लॉ क्या कहता था? ये लॉ कहता था कि एक प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशन पीरियड है वो 39 वीक्स है, ठीक है, 39 वीक्स है। ये कहता है 0 से लेके 12 वीक्स की प्रेगनेंसी, कितनी, जल्दी से बताओ? 12 वीक्स की प्रेगनेंसी। अगर कोई लेडी 12 वीक्स के तक प्रेग्नेंट है, तो 12 वीक्स मतलब कितने, 3 महीने, कितने हो गए ये? 3 महीने। तो यहां पर वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, वन आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर लॉयर एडवोकेट होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हो गया, और रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के, जो वो उनके पास होता है, ये मेडिकल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो भी है, उनमें रजिस्टर्ड होता है। एक डॉक्टर अगर वो ओपिनियन दे दे कि हाँ इस लेडी की जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट होनी चाहिए, और ग्राउंड्स बता रखे हैं, ग्राउंड्स दो हैं कि इस वुमेन की जान को खतरा है, पहला ग्राउंड, इसको इंजरी हो सकती है फिजिकल या मेंटल। मतलब पहला देखो, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं दिया इस लॉ ने, एक होता है अधिकार, आर्टिकल 21, कोई ग्राउंड हो या ना हो,
एक लेडी जाए और बोले कि मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, मैं इसका अबॉर्शन कराना चाहती हूँ, ऐसा राइट इंडिया में नहीं है। एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि दिल आया तो अबॉर्शन करा लो, दिल आया तो मत कराओ। ऐसा राइट अगर मिल जाए एब्सोल्यूट राइट, तो वो हम कह सकते हैं इट इज इन ट्रू सेंस यू आर गिविंग द राइट ऑफ रिप्रोडक्शन टू द वुमेन। बट इन इंडिया there is no absolute right given to the woman so that she out of her own desire can terminate the pregnancy. This is not allowed. इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है। यूएस में तो अब रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न कर रही है, यूएस में तो और एग्रेसिव हो गया, उल्टा चले गए। यूएस में अलाउ किया था अबॉर्शन को, रो वर्सेस वेड की जजमेंट आई थी, उसको 2022-23 में स्कॉटस की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने इसको ओवरटर्न कर दिया, बोल दिया कि नाउ राइट टू अबॉर्शन नहीं है। तो आप समझिए मेरी बात को कि वुमेन के पास एब्सोल्यूट राइट ऑफ अबॉर्शन आज भी नहीं है। तो फिर ये कौन सा राइट है? ये कंडीशनल राइट है। क्या है राइट ये? कंडीशनल मींस सम कंडीशंस हैज टू बी सेटिस्फाइड, some circumstances have to be satisfied, only then the law allows you to terminate the pregnancy, otherwise the woman cannot terminate the pregnancy. और जो डिलीवरी है उसका राइट टू लाइफ छीन रहे हैं आने से पहले ही। हाँ, जो पेट में है उसका राइट टू लाइफ छीन रहे हैं। वो उस आने वाले स्टेटमेंट में हाँ, तो ये कह रहा है कि वो जो आने वाला है उसका राइट, तो जिसने उसको जन्म देना उसका राइट साइड कर दो, जो आने वाला है उसको राइट पहले प्रेफरेंस दे दो आप। मतलब जिसने अपनी बॉडी पे टोल लेनी है, जिसने मर के नया जीवन देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरे कितने चांस होते हैं कि जो मदर है उसकी डेथ हो सकती है। एक नया जीवन देती है माँ, तो वो मर के ही नया जीवन मिलता है कि माँ एक मौत के मुंह में जाके बच्चे को जन्म देती है, इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है और इतनी ज्यादा रिस्क होता है उसपे। आप ऐसे मत समझिए कि हाँ बच्चे को जन्म देना बहुत इजी बात है। तो आप ये बोलिए कि उस बच्चे का राइट है, तेरा राइट कुछ नहीं, तू साइड हो, पहले उसको हम वो तेरे को जन्म देना ही पड़ेगा। ये तो मेरे को थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है ना, मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। यही तो आज कंट्रोवर्सी चल रही है, यही तो सीजीआई क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले आप लॉ को समझिए, फिर मैं कंट्रोवर्सी समझाता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था आपको, क्या बता रहा था मैं? क्वालिफाइड राइट बता रहा था कुछ, है ना, यही बोला था, क्वालिफाइड कंडीशनल राइट है। तो बच्चे कंडीशन उस लेडी को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मान लो वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई और उसकी प्रेगनेंसी 10 वीक्स की है, 11 वीक की है, 9 वीक के, जितने वीक्स की भी है, बस 12 वीक से नीचे नीचे होनी चाहिए। पुराना लॉ बता रहा हूँ, नया लॉ नहीं बता रहा, अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, नया लॉ चेंज हो गया है, पहले पुराना समझो। तो अगर उसकी 12 वीक से नीचे नीचे की प्रेगनेंसी है उस लेडी की, तो उसको दो कंडीशन से दिखानी पड़ेंगी, तभी वो डॉक्टर साहब अपना ओपिनियन देंगे कि हाँ इसको टर्मिनेट करना चाहिए। अगर उसके पास वो दो कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रही, देन शी डज नॉट हैव द राइट टर्मिनेट, फिर तो उसको जन्म देना ही पड़ेगा बच्चे को। तो दो कंडीशंस क्या है? पहली कि माँ को खतरा हो जाएगा, माँ की लाइफ को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। अगर ये प्रेगनेंसी आगे तक लेके गए फुल टर्म तक, और अगर ये बच्चे को, तो ये माँ की लाइफ को खतरा है। पहला तो ये, उसी में ये है कि माँ को लाइफ को खतरा नहीं है, बट माँ को इंजरी हो सकती है। क्या हो सकती है? इंजरी। इंजरी कौन सी? फिजिकल और या फिर मेंटल। ध्यान देना मेंटल पे। फिजिकल इंजरी तो है कि माँ बच्चे को जन्म देगी तो उसका सपोज करो कि कुछ भी, मतलब कोई प्रॉब्लम आ सकती है किडनी पे या किसी भी, ऐसे कुछ इंजरी हो सकती है। एक है कि फिजिकल इंजरी नहीं हो सकती उसको, उसको मेंटल इंजरी हो सकती है। और मेंटल इंजरी इज द ब्रॉडेस्ट थिंग, मेंटल इंजरी इज वेरी ब्रॉड। अब वो मेंटल इंजरी क्या है वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहला ग्राउंड क्या है टर्मिनेशन का, वो क्या साबित करे कि या तो माँ को खतरा है या माँ को इंजरी हो सकती है, कौन सी, फिजिकल या फिर दूसरा कि बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। बच्चा क्या पैदा होगा? एबनॉर्मल। बच्चा जो है, जो उसके हाथ पैर डेवलप नहीं होंगे, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा, एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा। तो ये दो ग्राउंड जो है यहाँ पर, दो ग्राउंड जो है, अगर वो डॉक्टर जो है ये इसके ऊपर ये मान जाता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उस केस में फिर डॉक्टर टर्मिनेट कर सकता है, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अपनी स्टैंप लगाएगा, बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू मी ये मैंने टेस्ट किए थे, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है, एंड शी इज अलाउड टू टर्मिनेट। समझ में आ गई बात? फिर वो प्रेगनेंसी को क्या कर सकती है? टर्मिनेट। उसके बाद 12 से लेके 20 वीक्स, अगर उस लेडी की प्रेगनेंसी 12 वीक से ऊपर चली गई और 20 वीक से नीचे नीचे है, तो यहां पर फिर दो डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ग्राउंड्स वही दो हैं कि माँ की लाइफ को खतरा है या बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा। बट क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, 12 वीक से 3 महीने से ऊपर चला गया है, तो जैसे प्रेगनेंसी 3 महीने से ऊपर जाती है, 4-5 महीने तक आती है, तो बच्चा फुल डेवलप हो जाता है। तो वहां पर अब एक डॉक्टर की सलाह नहीं चाहिए, कितने डॉक्टर की सलाह चाहिए?
2 डॉक्टर्स की, और उसके बाद 20 वीक्स के ऊपर चलेगी अगर प्रेगनेंसी, 20 वीक्स के ऊपर चलेगी तो कोई अबॉर्शन अलाउड ही नहीं था। बस यहां तक की लिमिट थी, इसके बाद अलाउड नहीं था। अब क्या हो गया जी नए लॉ के अंदर, अब मैं आपको नए लॉ का कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, हटा दूं इसे, नए लॉ की कहानी बता दूं। नए लॉ की कहानी ये है कि अब हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो 1971 में था वो अमेंड कर दिया पार्लियामेंट ने, और 2021 में वो अमेंड हो गया। 2021 में अमेंड हो गया। अब क्या लॉ कहता है, अब कहता है कि भाई ये जेस्टेशन पीरियड है 0 से लेकर 39 वीक्स का, और ये कहते हैं कि 20 वीक्स तक, सीधा ही अब क्या कर दिया इन्होंने, सीधा ही 20 वीक्स एक डॉक्टर बस राय दे दे कि भाई माँ की लाइफ को खतरा है या बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, तो वो अलाउड है, टर्मिनेशन करवा सकते हैं। फिर अब यहाँ पर 20 वीक से अगर क्रॉस कर गई, पहले तो अलाउड ही नहीं था 20 वीक्स के बाद, अगर 20 वीक्स के बाद क्रॉस कर गई प्रेगनेंसी, वो लेडी 21 वीक्स की प्रेग्नेंट है, 20 से लेकर 24 वीक्स, तो ये 6th मंथ है आई थिंक, ये यहाँ तक कितने मंथ हो गए, 5 महीने, और ये कौन सा मंथ है बताओ, ये 6th मंथ। तो यहाँ पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो अब 20 से 24 वीक्स में भी अलाउड हो सकती है, टर्मिनेट करवा सकते हैं प्रेगनेंसी अगर इस पीरियड तक आ गए। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंडीशन है, ये वाला जो राइट है 20 से लेके 24 के बीच बीच वाला, ये सारी वुमेन्स को अलाउड नहीं है। ये किसी प्रकार की भी वुमेन, चाहे रेप विक्टिम हो या ना हो, मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, वो वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, है ना, अपनी मर्जी से उन्होंने प्रेग्नेंट हो गई, पता चला जब स्कैन करवाया तो पता चला कि बच्चा एबनॉर्मल है, तो बताओ टर्मिनेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई रेप विक्टिम की जरूरत नहीं है, कुछ कोई कंडीशन पूरे करने की जरूरत नहीं, बस यही कंडीशन पूरी करनी है कि माँ की लाइफ को खतरा है या फिर बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। यहाँ पर अगर एक बार 20 वीक्स के बाद क्रॉस कर गई, तो यहाँ पर पहली बात 2 डॉक्टर्स की राय चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर सिर्फ कुछ ही वुमेन को राइट मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। और कुछ कौन है, तो वो हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो रूल है रूल 3B। कौन सा रूल है, जल्दी से बताओ, रूल 3B रूल है। अब मैं आपको रूल दिखा देता हूँ। अगर एक मदर है, मतलब उसकी लाइफ को भी खतरा नहीं और बच्चे की लाइफ को भी खतरा नहीं है, तो वो अबॉर्शन करवा सकती नहीं, फिर कैसे करवा लेगी वो, फिर कैसे करवा लेगी, फिर कैसे करवा लेगी जब ग्राउंड ही नहीं है उसके पास, तो फिर कैसे करवा लेगी। है। मतलब फिर इलीगल है ना इंडिया हाँ में। तो फिर तो वो क्राइम हो है ना, फिर तो वो करवा ही नहीं सकते ना। यहाँ देखिए आप प्लीज, ये देखिए ये रूल्स है, मैं ये रूल्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली 12 अक्टूबर 2021 को। और ये क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो जरा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या लिखा है यहाँ पर, रूल्स 2003। अब रूल्स है, अब इन रूल्स में आप सीधा 3B पे आओ। अब क्या लिखा है यहाँ पर, 3B, वुमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू क्या लिखा है यहाँ पर, 24 वीक्स। तो कौन कौन सी अलाउड है जो 20 से 24 वीक्स में कर सकती है, नंबर 1 कौन सी कैटेगरी में, सर्वाइवर ऑफ द क्या लिखा है यहाँ पर, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उसके ऊपर, या फिर रेप सर्वाइवर, या फिर क्या लिखा है यहाँ पर, इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब होता है कि फैमिली मेंबर में से किसी ने उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया, तो फादर ने ही डॉटर के ऊपर कर दिया, ब्रदर ने कर दिया, तो इंसेस्ट होता है कि सेक्सुअल असॉल्ट इन द फैमिली, फैमिली इटसेल्फ, उसको इंसेस्ट बोलते हैं। देन फिर अगर वो क्या है बताओ जल्दी से, अगर वो कौन है, माइनर अगर है, अगर वो माइनर है और उसकी प्रेगनेंसी 20 से ऊपर चलेगी बट 24 से नीचे नीचे है, तो वो करवा सकती है। और फिर आगे क्या लिखा है, चेंज ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, मार्शल नहीं बेटे, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ थे, हस्बैंड और वाइफ थे, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, जब वो प्रेग्नेंट थी उनके बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ, उनमें झगड़ा इतना हुआ कि उन्होंने कोर्ट में जाके डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। अब वाइफ 3 4 मंथ्स 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उधर से डिवोर्स की पिटीशन फाइल हो गई है कोर्ट में जाके, तो मुझे बताइए मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया ड्यूरिंग द, बताओ कहां पर। अब आप बोलोगे अभी चेंज कहां हुआ, अभी तो केस फाइल हुआ है, अभी तो वो उसकी पत्नी ही है, तो केस तो 5 साल चलेगा। सर तो 5 साल तक वेट करेंगे, पहले मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाए फिर तुम्हें हम अलाउ करेंगे। यहाँ पर लिखा है व्हेन द मैरिटल स्टेटस चेंज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 9 महीने की प्रेगनेंसी में कैसे आप बोलोगे कि मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, 1 साल में कोई फैसला नहीं आता, 9 महीने में कोई फैसला थोड़ी आता है। अच्छा, केस को चलते कितना टाइम लग जाता है, 4 4 5 5 साल।
इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। इस केस में फिर क्या होना चाहिए, बस इस केस में केस फाइल हो गया ना, क्या फाइल हो गया, केस फाइल हो गया अपने आप में। तो कोर्ट मान लेती है कि उसका क्या हो गया है, मैरिटल स्टेटस है, अभी हुआ नहीं है, बट मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के पर्पस के लिए उसको क्या मान लिया जाता है कि चेंज हो गया है। या तो डाइवोर्स हो गया हो या फिर क्या हो गया हो, जल्दी बताओ। मतलब मान लो एक फौजी थे और वो वाइफ उसकी तो फौजी शहीद हो गए, मान लो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमारे देश की सेवा करते हैं, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मान लो कि किसी सोल्जर की ऐसे डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ जो है, ठीक है, तो उनकी वो वाइफ जो है वो क्या हो गई है, आप जल्दी से बताओ, विडो। तो उनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया ना। तो अगर वो प्रेग्नेंट है, 20 वीक से ऊपर है और 24 वीक से नीचे है, तो वो क्या करवा सकती है अपनी, ठीक है। आगे देखिए, वुमेन विद क्या लिखा है यहाँ पर, फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी वाली जो वुमेन है, कल थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था ना ये लॉ, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, एसिड अटैक वाला पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। तो फिर वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, अगर उनकी प्रेगनेंसी 20 से ऊपर और 24 से नीचे, तो वो भी अलाउड है। मेंटली इल वुमेन, ठीक है, मेंटली इल वुमेन जो मेंटली रिटार्डेड होती है, बट ये चेंज हो गया यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज लिखा होता है। देन फीटल मालफॉर्मेशन, बच्चा डेवलप नहीं हुआ, सब्सटेंशियल रिस्क है कि वो अपनी लाइफ को जी नहीं पाएगा, उसको मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज हैं, तो अगर 20 वीक से ऊपर भी चलेगी प्रेगनेंसी तो अलाउड हो जाएगा। देन वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग, डिजास्टर, इमरजेंसी सिचुएशंस, तो जैसे पैलेस्टीन में अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है वहां पर, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिजास्टर है या कुछ ऐसे है, वो लेडी चाहती नहीं है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करूं, क्योंकि ऑलरेडी कैसी सिचुएशन में डील कर रही है वो, डिजास्टर, इमरजेंसी, ह्यूमैनिटेरियन, तो उसकी अगर प्रेगनेंसी 20 वीक से ऊपर भी चली गई है बट 24 से नीचे है, शी इज अलाउड टू टर्मिनेट। तो कितनी कितनी कैटेगरीज अलाउड है 20 to 24 वीक्स में, ए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैटेगरीज को अलाउड है बस। तो यहाँ पर मैंने जो ये बनाया है, ये 20 to 24 वीक्स वाला जो चेंज हुआ है, यहाँ पर पहली बात, कंडीशंस वही दो है कि माँ की जान को खतरा है या बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। कैटेगरी ऑफ वुमेन भी फिक्स कर दी गई है कि किनको अलाउड है, किनको अलाउड नहीं है। अब पॉइंट आता है कि 24 वीक से ऊपर चलेगी प्रेगनेंसी, अब क्या करेंगे फिर। तो अब 24 वीक से अगर ऊपर चली गई तो हमारा लॉ कहता है अभी भी हो सकती है टर्मिनेशन, बट अब मेडिकल बोर्ड बैठेगा, क्या बैठेगा जल्दी से बताओ, मेडिकल बोर्ड बैठेगा। और अब एक ही ग्राउंड है टर्मिनेशन का, एक ही ग्राउंड है, व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस, सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस, बच्चा जो पेट में है उसके अंदर सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी है जी, सिर्फ वही ग्राउंड है। सब्सटेंशियल वर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड एबनॉर्मेलिटी नहीं यूज कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं, सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस, व्हेन देयर इज अ, ग्राउंड कौन सा है, व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस, ठीक है, फीटस, सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस। तो ये हमारा लॉ है जी, इस लॉ को अभी हम पढ़ेंगे। बट अब आप ये कंट्रोवर्सी देखिए, कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी ये है कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, हुआ क्या, इस केस में एक लड़की माइनर थी, उसका रेप हुआ और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, उन्होंने पता नहीं चला, और उसकी प्रेगनेंसी हो गई 30 वीक्स की, कितनी हो गई, 30 वीक्स। अब मुझे बताओ कि रेप सर्वाइवर या माइनर वो कब तक करवा सकती हैं, 24 वीक्स से पहले पहले करवा सकती हैं। अब 24 वीक वाला पीरियड क्रॉस हो गया, तो क्रॉस हो गया, अब तो अलाउड नहीं है। तो जब अलाउड नहीं है, वो जब वो हॉस्पिटल में गई, उसने बोला कि आई एम अ रेप विक्टिम, ठीक है, मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, मुझे इसको अबॉर्शन करवाना है। तो उन्होंने बोला कि सॉरी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में आपके पास ये राइट नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी 24 वीक्स को क्रॉस कर गई है, और अब सिर्फ मेडिकल बोर्ड ही अलाउ करेगा तो ही बनेगा, नहीं तो अदरवाइज है, नहीं तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो अब जब ये कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने 30 वीक्स की प्रेगनेंसी थी और अलाउ कर दी, कोर्ट ने क्या कर दी, अलाउ कर दी। इवन बच्चा हेल्दी है, हमने देखा था कि भी प्रेगनेंसी ये 24 वीक्स का कब अलाउ होगी, सब्सटेंशियल फीटस एबनॉर्मेलिटी, तो बच्चे को कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, क्या अलाउ कर दिया है, अबॉर्शन अलाउ कर दिया, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ कर दिया, इसी के लिए
जब सुप्रीम कोर्ट ने 30 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने जो है एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करी कि जनाब लॉ के अंदर तो सिर्फ 24 वीक्स तक अलाउड है, रेप सर्वाइवर्स को कब तक अलाउड है? 24 वीक्स के बाद तो सब्सटेंशियल एब्नॉर्मलिटी होनी चाहिए तो ही अलाउड होना चाहिए। तो आपने कर दिया, ये अलाउ कर दिया सर, ये आप इसको दोबारा कंसिडर करिए और ये अलाउ मत करिए। समझ में आई? ये अलाउ मत करिए। डॉक्टर ने भी यही बोला, जो एम्स के डॉक्टर थे उन्होंने बोला, मेडिकल बोर्ड ने, कि इट इज नॉट अ केस ऑफ चाइल्ड वर्सेस फीटस। चाइल्ड मतलब वो लड़की, और फीटस और जो उसके पेट में बच्चा है, वो कहते हैं इट इज अ केस ऑफ चाइल्ड वर्सेस चाइल्ड, कि वो बच्ची और जो पेट में पल रहा है वो भी बच्चा, दोनों के राइट है, जैसे इन्होंने बोला कि उसका भी तो राइट है। तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली, कोर्ट ने बोला कि आप एक बात बताइए कि ये डॉक्टर बताएगा कि एक रेप विक्टिम को जन्म देना ही पड़ेगा बच्चे को? क्या एक डॉक्टर बताएगा? उसका पालन पोषण कौन करेगा? मदर करेगी। उसका उसको बेयर किसको करना पड़ेगा? ठीक है, अपब्रिंगिंग किसको करनी है? मदर को करनी है। और दूसरी बात कोर्ट ने बोली कि पहली बात तो वो रेप विक्टिम है। क्या है वो? रेप विक्टिम, ऑलरेडी वो विक्टिम है। और आप ये चाहते हो कि हम उसको ये बोले कि यू हैव टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, यू हैव टू गिव बर्थ, सो यू वांट अस टू विक्टिमाइज हर अगेन। हम उसको और दोबारा विक्टिमाइज करें कि हाँ तू इस बच्चे को जन्म दे, सो दैट शी कैरी हर विक्टिमाइजेशन कार्ड टिल हर एंटायर लाइफ। क्योंकि उसको देख के, उसको बच्चे को देख के क्या याद आता रहेगा कि मेरे साथ ये हुआ था। बोलो यस और नो? तो इफ शी इज अनविलिंग टू गिव बर्थ टू दैट चाइल्ड, हाउ कैन वी फोर्स हर कि नहीं यू हैव टू गिव बर्थ टू दिस चाइल्ड? तो फिर तो हम डबल विक्टिमाइजेशन कर देंगे उसकी। और कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर डिसीजन तो मदर का होना चाहिए कि इफ शी इज विलिंग और नॉट। समझ में आई? तो कोर्ट ने लॉ के बाहर जाके जस्टिस करने के लिए कोर्ट ने बोला कि ये रेप, क्योंकि देखो रेप विक्टिम है, वो कौन है वो, तो उसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया। और कोर्ट ने फिर पार्लियामेंट को सजेशन क्या दिया, जल्दी से बताओ? कि लिफ्ट अबॉर्शन, क्या लिखा है यहाँ पर? टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट लगा रखी है, बताओ लॉ में कौन सी टाइम लिमिट है? 24 वीक्स। तो कोर्ट ने बोला कि ये टाइम लिमिट हटा दो। किसके लिए? रेप विक्टिम्स के लिए, जो 3B के अंदर जो सारी है ना वो कैटेगरीज, उनके लिए 20 to 24 वीक्स ये हटा ही दो आप। हाँ जी। मतलब चलो वो बच्चे के राइट्स की तो बात बात बाद में आती है, हम तो यहाँ मदर के राइट्स की बात कर रहे हैं ना, कि मदर ही वो नहीं चाहती तो उसको उसका राइट टू रिप्रोडक्शन होना चाहिए। रेप विक्टिम का वो क्या करना आपने? रेप विक्टिम का नाम कभी भी नहीं दिया जाता। और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर जितने भी केसेस है, आप पता कैसे केसेस देखोगे? एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, एक्स 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 ही आएगा आगे नाम। नहीं, केस का नाम, ये भी जो केस है इसके केस का नाम एक्स वर्सेस यही है। निर्भया फिक्टिशियस नेम है। इवन हमारा जो ये लॉ है, अगर आप देखेंगे, ये हमारा जो लॉ है, इसमें आप एक बार सेक्शन नंबर 5 देखिए। ये 5A क्या लिखा है यहाँ पर? प्रोटेक्शन ऑफ अ प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन, नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोटेक्शन शैल रिवील द, क्या लिखा है यहाँ पर? नेम। उसका नेम नहीं रिवील कर सकते। अगर करोगे तो ये पढ़ो जरा, कितनी सजा है, जल्दी से बताओ जरा। 1 साल की सजा है अगर आपने उसका नेम रिवील कर दिया। नेम रिवील करना ही 1 साल की सजा है, अपराध है ये। मुझे क्या पता अंजलि के आगे क्या था, मुझे नहीं पता। अब आपको ये सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ? जो ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, समझ में आया? लॉ समझ में आया या नहीं आया? अब हम लॉ पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको केस लॉ कराऊंगा और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है? क्योंकि लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक ऐसे बताया, आप जो है आपको एक्सप्लेनेशन दी। पर लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ना जब पैसेज आता है, तो वहां पर लॉ की लैंग्वेज यूज होती है। लॉ की लैंग्वेज है क्या होती है? यूज होती है। तो आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। लॉ की लैंग्वेज आपको पढ़ने आनी चाहिए। अब मैं लॉ की लैंग्वेज, अरे यार मेरी बात सुनो, ये बाद में दिखा देना, ठीक है? जब मैं पढ़ा रहा हूँ फिर मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं कहीं दूसरे वर्ल्ड में होता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, फिर मुझे कोई डिस्टर्ब करता है फिर
फिर मेरा दूसरा रूप बाहर आना शुरू हो जाता है। कौन सा वाला? चलिए आइए, मजाक कर रहा हूँ। इधर देखिए प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। और ये कब मिला था इसको असेंट? 10 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट से असेंट मिला था। 2021 में इसको क्या की गई थी? अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। आगे देखिए। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक लेडी ने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है, कौन बोलेगा जाके कि टर्मिनेट करना है? उसके गार्जियन बोलेंगे, वो खुद बोलेगी, उसका हस्बैंड बोलेगा, या उसके मदर फादर बोलेंगे? कौन बोलेगा? याद रखना कि अगर वो लेडी जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने आई है, ठीक है, अगर शादी हो गई थी उसके बाद वो कह रही कि मुझे जन्म नहीं देना है, बच्चा मेरे को, मेरी जान को खतरा है, या कुछ भी जो रीजन है, तो मदर की ही कंसेंट वैलिड है, ना हस्बैंड की, ना उसके पेरेंट्स की, ना उसके इन लॉज की। सिर्फ मदर अगर कंसेंट देगी तो ही डॉक्टर टर्मिनेट करेगा, नहीं तो डॉक्टर टर्मिनेट नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? पर अगर वो लेडी माइनर है, जैसे इस केस में माइनर है, तो कंसेंट माइनर की तो वैलिड नहीं होती, तो कौन देगा फिर? गार्जियन। देखो, गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर, ठीक है। माइनर हो गया, या फिर क्या लिखा है? मेंटली इल। अनसाउंड पर्सन का भी तो कंसेंट कौन देगा? गार्जियन। ये भी हो गया हमारा, ये डेफिनेशन थी, हो गया। देन मेंटली इल पर्सन कौन है? ये हमारे काम का नहीं। माइनर कौन है? माइनर 18 साल से नीचे। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर वही है जो रजिस्टर्ड है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर। जैसे बार काउंसिल एक्ट है ना हमारा, हम डॉक्टर एडवोकेट सारे रजिस्टर्ड होते हैं ना वहां जाके, तभी तो लाइसेंस मिलता है। वैसे ही डॉक्टर्स रजिस्टर्ड होते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब मीन्स अ प्रोसीजर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी बाय यूजिंग, क्या लिखा है? मेडिकल और, तो मेडिकल, अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो ये मेडिकल प्रोसीजर से ही टर्मिनेट करना है। हमें नहीं कोई दाई बुला लिया आपने और टर्मिनेट करवा लिया, ऐसे नहीं हो सकता। मिसकैरेज इज नॉट अबॉर्शन। miscarriage is when you are not falling under these conditions, when you are not fulfilling these conditions, then it is a miscarriage. But when you are fulfilling these conditions, then it is known as medically terminating the pregnancy, then it is called as medically terminating the pregnancy, or you call it in other words abortion, you will call it abortion। समझ में आया? तो मिसकैरेज और इसमें फर्क है। अगर इनमें कंडीशंस में फॉल कर रहे हो तो यू आर लीगली अलाउड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट इज अलाउड। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इन दीज कंडीशंस देन इट इज अ मिसकैरेज, देन यू आर गोइंग टू बी क्रिमिनली लायबल। आगे बात समझ। नाउ लेट्स रीड द सेक्शन, क्योंकि इसका इसका ऊपर आपका कल टेस्ट है लीगल सेक्शन का, ओके। तो इफ यू आर एबल टू रीड दीज सेक्शंस ओनली देन यू विल बी एबल टू डू योर टेस्ट। चलिए आइए। व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय, क्या लिखा है यहाँ पर? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो डॉक्टर्स, जब ये लॉ नहीं आया था तो डॉक्टर्स को पता था कि अगर हम टर्मिनेट करेंगे तो जेल जाएंगे। तो अब आप पढ़िए, इस सेक्शन के स्टार्टिंग में पढ़िए क्या लिखा है। कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द, क्या लिखा है यहाँ पर? इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड में 312 में क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई मिसकैरेज करेगा तो उसको कितने साल की सजा है? 3। तो उन्होंने यहाँ पर पहले डॉक्टर्स को राहत दी कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, चाहे हमने आईपीसी में कुछ भी लिखा हो, चाहे हमने आईपीसी में कुछ भी लिखा हो, डरो मत। वहां पर लिखा हुआ है ना कि अगर मिसकैरेज करवाओगे तो कितने साल की सजा हो जाएगी। तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए कि चाहे वहां हमने कुछ भी लिखा हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर? एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में कोई ऑफेंस उसके ऊपर नहीं बनेगा, और किसी और लॉ में भी कोई ऑफेंस उसके ऊपर नहीं बनेगा, इफ एनी प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा एसुएज करा उन्होंने कि भाई भले हमने आईपीसी में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन मतलब एक मिसकैरेज करते हो तो जेल जाओगे। उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, यू विल नॉट बी गिल्टी, पर शर्त यही है कि अगर आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया होगा किस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग? इस लॉ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यहां से पढ़ो। प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। पढ़िए जरा। वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड, क्या लिखा है यहाँ पर? 20 वीक्स। तो एक डॉक्टर जो है टर्मिनेट कर सकता है अगर 20 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी नहीं गई है। इफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर इज, वो कर सकता है अगर 20 वीक से ऊपर नहीं जाए, अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर इज, सीधा यहाँ पर आओ, ऑफ द ओपिनियन, अगर उसकी राय में
जो कि गुड फेथ में उसने अपना ओपिनियन बनाया है। गुड फेथ मतलब टेस्ट वगैरह करके प्रॉपर अपनी नॉलेज लगाने के बाद अगर वो इस ओपिनियन पे आया है, क्या ओपिनियन में आया है, दैट क्या है, ये दो ग्राउंड्स है। दैट कॉन्टिन्यूस ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर इसको कंटिन्यू किया गया, इट वुड इन्वॉल्व, क्या लिखा है यहाँ पर, रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, और इट विल गिव ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर 20 वीक से नीचे की प्रेगनेंसी, अगर डॉक्टर को लगता है और उसका ओपिनियन ये है इन गुड फेथ कि माँ को खतरा है, माँ को इंजरी हो सकती है फिजिकल या मेंटल, तो दैट डॉक्टर कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विद द कंसेंट ऑफ द मदर। तो मदर आई उसके लिए टर्मिनेट कराने के लिए, है ना। और या फिर अगर डॉक्टर इज ऑफ द ओपिनियन देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क, बहुत सब्सटेंशियल रिस्क है, दैट इफ द चाइल्ड वर बोर्न, अगर बच्चा पैदा हो गया, इट वुड सफर फ्रॉम सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, बच्चे के हाथ पैर नहीं है या वो हाथ पैर है बट उसका दिमाग पूरा डेवलप नहीं हुआ। तो ये दो ही ग्राउंड है, कितने ग्राउंड है, सिर्फ दो ही ग्राउंड है। तो इन दो ग्राउंड्स के ऊपर अगर 20 वीक से नीचे की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर जो है उसको क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। आगे देखिए दोबारा, तो जेल जाएगा डॉक्टर। बेबी हेल्दी था, उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्चा एबनॉर्मल है, तो वो नेग्लिजेंट था, गुड फेथ नहीं था उसका, प्रॉपर केयर एंड कॉशन उसने नहीं ली, तो फिर इस एक्ट की प्रोविजन की वॉयलेशन में जाके उसने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो जेल जाएगा, मिस कैरेज वाला केस लग जाएगा। हुआ मेघालय के अंदर, एक डॉक्टर को जेल कर दी। हाँ, ठीक है, बताइए। ठीक है शिवी, उसके बाद आगे बढ़िए। प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वेयर द, पढ़िए जरा प्लीज, वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सीड्स 20 वीक्स, 20 वीक्स एक्सीड कर गई बट डज नॉट एक्सीड, क्या लिखा है यहाँ पर, 24 वीक्स। ये हमने बनाया था ना सेकंड कैटेगरी, 20 से क्रॉस कर गई है, 24 वीक से क्रॉस है, 20 और 24 के बीच में है वीक्स, इन अ केस ऑफ, बट ये कौन सी कैटेगरी के वुमेन के लिए, इन केस ऑफ सच कैटेगरी ऑफ वुमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय, क्या लिखा है यहाँ पर, रूल्स। तो आपने कौन से रूल्स पढ़े थे, बताओ फटाफट से, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे रूल, बताओ, बोलते नहीं हो एक तो आप, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे रूल 3B के अंदर कौन कौन सी लेडीज के लिए अलाउड है, तो यही तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये लेडीज के लिए अलाउड है। आगे बढ़िए, रूल्स अंडर दिस एक्ट, इफ नॉट लेस देन, और यहाँ पर कितने डॉक्टर्स की राय चाहिए, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर ऑफ द ओपिनियन कि मदर को खतरा है या फिर बच्चे को खतरा है। आगे बात समझ। अब यहाँ पर एक केस बताऊं, बहुत ही लैंडमार्क केस। अब क्या हुआ कि हाँ, वो ना एक लेडी थी, और वो उसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड वुमेन। कौन थी वो, अनमैरिड वुमेन। तो जो पुराना लॉ था ना 1971 का लॉ, तो वो सिर्फ ये राइट देता था टर्मिनेशन करवाने का सिर्फ मैरिड वुमेन को, किसको सिर्फ, तो वो अनमैरिड थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में थी किसी के साथ, और वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसका जो लिव इन पार्टनर था उसको छोड़ के चला गया, वो कहता है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना, सो आई एम गोइंग। अब ये रेप तो है नहीं, बिकॉज कंसेंशुअल था ना दोनों को, क्या था ये दोनों का, कंसेंशुअल, ठीक है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप था ना, बोलो, आपके मन में डाउट लग रहा है मुझे, बताओ, दोनों का क्या था, ये जबरदस्ती थी या कंसेंशुअल था, कंसेंशुअल था, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे वो, और शी गॉट प्रेग्नेंट, अब उनके बीच में डिफरेंसेस आए, उसने उसको छोड़ के चला गया। अब वो लेडी पहुंचती, उसकी प्रेगनेंसी हो गई थी, 20 वीक्स के क्रॉस कर गई, 20 वीक से क्रॉस कर गई, अब वो पहुंची हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल पहुंची, उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि यू आर नॉट कवर्ड अंडर दिस लॉ, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक से क्रॉस कर गई है, और आप इसमें से किसी में भी फॉल नहीं करते हो, आपके साथ रेप नहीं हुआ है, इट वॉज अ कंसेंशुअल थिंग, बोलो यस और नो, तो फिर आप तो फॉल ही नहीं करते हो, माइनर आप हो नहीं, रेप विक्टिम आप हो नहीं, तो आप तो फॉल ही नहीं करते, और इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, देयरफॉर यू आर नॉट अलाउड टू टर्मिनेट, आप, हम आपको ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो एक यहाँ पर क्या लिखा है, चेंज इन द, क्या लिखा है यहाँ पर, मैरिटल स्टेटस, तो ये तो मैरिड वुमेन के लिए हुआ ना, बोलो यस और नो, मैरिड वुमेन के लिए हुआ ना, तो वो कहती है इस पे दे दो, वो कहते हैं मैरिटल मैरिटल स्टेटस तो मैरिड वुमेन का चेंज होता है, डिवोर्स किसका होता है, भी उन्होंने साथ नहीं ना, लड़ाई हुई छोड़ के चले गए, वो कहते हैं यहाँ पर वो मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं इस बच्चे को जन्म देके क्या करूंगी, बट वो कहते हैं कि यहाँ पर तो मैरिटल स्टेटस लिखा है, आप यहाँ पर भी कवर्ड नहीं हो रहे रेप में, और यहाँ पर भी नहीं कवर्ड हो रहे, आप जाइए। वो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है, दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं, इस लॉ में अलाउड ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है,
और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप इस लॉ का फायदा सिर्फ मैरिड वुमेन को दोगे, अनमैरिड वुमेन को नहीं दोगे, तो फिर तो इस लॉ का पर्पस ही डिफीट हो गया। सिर्फ मैरिड वुमेन का ही रिप्रोडक्शन का राइट है, अनमैरिड वुमेन का रिप्रोडक्शन का राइट नहीं है क्या? और उन्होंने बोला कि अगर आप एक अनमैरिड वुमेन को मजबूर करोगे टू कैरी ऑन द प्रेगनेंसी, सो इन इंडिया इट इज अ स्टिग्मा। एक एक मतलब स्टिग्मा है कि अनमैरिड वुमेन ने बच्चे को जन्म दे दिया, सारी उम्र का स्टिग्मा है उसके साथ। बोलो यस और नो, है कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि फिर अनमैरिड वुमेन को इस लॉ का बेनिफिट मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? इक्वालिटी की बात। हाँ जी, फंडामेंटल राइट है। क्यों नहीं, आपको नहीं पता आर्टिकल 21 में राइट टू रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल राइट? हाँ जी, क्या कह रहे हो, सेंसस में? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो फिर कोर्ट ने बहुत अच्छी बात हुई, कोर्ट ने बोला कि आप एक बार लॉ को पढ़िए, लॉ को पढ़िए। और कोर्ट ने बोला यहाँ पर पढ़िए प्लीज, एक्सप्लेनेशन पढ़िए जरा, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए प्लीज ध्यान से। वेयर एनी प्रेगनेंसी occurs एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ द डिवाइस और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय अ वुमेन, आगे क्या लिखा है यहाँ पर, और हर, यहाँ पर क्या लिखा है, हस्बैंड, क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड। उन्होंने बोला पार्लियामेंट का इंटेंशन यहाँ पर अगर सिर्फ इसका बेनिफिट सिर्फ मैरिड वुमेन को देने की होती ना, तो यहाँ पर वो वाइफ और क्या लिखते हैं यहाँ पर, हस्बैंड। लिखा उन्होंने क्या है यहाँ पर, वुमेन और पार्टनर। तो उन्होंने फिर बोला कि उस लेडी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ किया। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट की इंटेंशन जो है वो अनमैरिड वुमेन को भी ये राइट देने की है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि 0 से लेकर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी अगर है, अगर वो अनमैरिड वुमेन भी है, पर उसके दो ग्राउंड सेटिस्फाई अगर वो कर दे, डॉक्टर के पास जाए, चेकअप करवाए कि वुमेन को खतरा है या बच्चा नॉर्मल है, तो शी ऑल्सो हैज द राइट टू टर्मिनेट इवन। अब 20 to 24 वीक्स में अब कैसे अलाउ करोगे ये बताओ, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी तो 20 से क्रॉस कर गई थी, और कैसे अलाउ करोगे? तो यहां पर आप ध्यान से पढ़िए, कोर्ट ने बोला कि चेंज ऑफ द मैरिटल स्टेटस, क्या है चेंज ऑफ द मैरिटल स्टेटस। तो ऑल्दो शी इज नॉट मैरिड बट शी इज इनटू अ रिलेशन, लिव इन रिलेशनशिप कौन सा होता है, मैरिज लाइक रिलेशन। क्या होता है वो, मैरिज लाइक रिलेशन। तो अगर उनके बीच में वो उनका डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, वो छोड़ के चला गया है, तो इट इज अ काइंड ऑफ चेंज इन अ मैरिटल स्टेटस, ठीक है। एंड देयरफॉर शी वाज अलाउड टू टर्मिनेट द। तो बहुत प्रोग्रेसिव रूलिंग दी है कि नहीं दी, ये बता दो। ये प्रोग्रेसिव रूलिंग लग रही है कि नहीं लग रही है आपको? इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव रूलिंग, क्योंकि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, अगर मैरिड वुमेन बस उसकी शादी हो रखी है तो आप उसको अलाउ कर रहे हो टर्मिनेट करने के लिए। एक लेडी उसकी शादी नहीं हो रखी बट वो प्रेग्नेंट है, उसको आप कह रहे हो हम तेरे को बेनिफिट नहीं देंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई? बोलो, ये डिस्क्रिमिनेशन हुई कि नहीं, भेदभाव है या नहीं है? तो कोर्ट ने उसी को तो खत्म किया। और कोर्ट ने बोला कि आप ध्यान से लैंग्वेज पढ़िए, और कोर्ट ने उस लेडी को अलाउ कर दिया। उस केस का नेम भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब अनमैरिड वुमेन को भी इस लॉ का बेनिफिट मिलता है, और मैरिड वुमेन को भी इस लॉ का बेनिफिट मिलता है। आगे बात समझ। कोर्ट ने फिर इसको भी एक इंटरप्रिटेशन दी, किसको, रेप को। कोर्ट ने बोला कि रेप जो होता है, अब सुना ध्यान से, इंडिया में ना अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ, शादी हो गई उनकी, अगर हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे वाइफ के साथ, उसकी कंसेंट के बगैर, तो इंडिया में वो रेप नहीं है। इंडिया में वो रेप नहीं है, क्योंकि वो हस्बैंड एंड वाइफ है ना। अगर वो हस्बैंड वाइफ ना होते, मान लो थर्ड लेडी है, कोई थर्ड पर्सन, और उसने विदाउट हर कंसेंट उसके ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, तो वो रेप है। इंडिया में क्या है, वो रेप है। ऑल्दो रेप की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, आपको सिर्फ यही लग रहा है कि सिर्फ पेनाइल वजाइनल इंटरकोर्स ही रेप होता है। आप लोगों को तो यही लग रहा होगा पेनाइल वजाइनल इंटरकोर्स ही रेप होता है, ऐसा नहीं है। रेप बहुत ब्रॉड है, ठीक है। इवन इंसर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वुमेन, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना वुमेन की वजाइना में, दैट इज ऑल्सो रेप। इवन बॉडी पार्ट इंसर्ट करना वुमेन की वजाइना में बहुत बड़ा है, अभी मैं सिर्फ छोटा छोटा सा बता रहा हूँ, वो भी रेप है। हाँ जी, बताया था मैंने आपको कि वो बहुत ब्रॉड है। तो आप मुझे बताइए, सुनिए ध्यान से, एक लेडी, उसकी शादी हो रखी है और वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसकी प्रेगनेंसी 20 वीक से क्रॉस कर गई, 20 वीक से क्रॉस कर गई। अब वो चाहती है कि मैं इसको टर्मिनेट करा दूं। वो टर्मिनेट करा ही नहीं पाएगी, क्योंकि ना तो उसका डाइवोर्स हुआ है, ना ही वो विडो हुई है। इसमें किसी में फॉल नहीं कर पा रही वो, देखो कर पा रही है किसी में फॉल, नहीं कर पा रही। तो क्या वो करवा पाएगी टर्मिनेट? बोलो, करवा पाएगी टर्मिनेट? अब दिमाग लगाओ ना, दिमाग क्यों नहीं लगाते। हस्बैंड एंड वाइफ है, उसकी प्रेगनेंसी वाइफ की 20 वीक से क्रॉस कर गई है, 20 वीक से नीचे नीचे होती,
तो उसको ये कैटेगरी साबित ही नहीं करनी पड़ती। मान लो कोई वो रेप सर्वाइवर हो, ये कुछ नहीं साबित करना, नॉर्मल बस हस्बैंड वाइफ है, तो 20 वीक से नीचे होती, बस उसको दो ही कंडीशन साबित करनी थी ना, डॉक्टर ने बस ठप्पा लगाना था और अलाउ कर देना था। पर अगर 20 वीक से क्रॉस कर गई, अब उसको अगर टर्मिनेशन करवानी तो उसको कुछ ना कुछ ये साबित करना पड़ेगा। पर मैं तो कह रहा हूँ, ना तो उसका डिवोर्स हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना ही वो रेप विक्टिम है, ना ही वो माइनर है, वो मेजर है, ना ही वो मेंटली रिटार्डेड है, सब कुछ ठीक है। अब क्या उसको अलाउ कर सकते हो आप? कोर्ट ने उसी केस में एक बात बोली, कोर्ट ने बोला जो ये वर्ड रेप लिखा है ना, रेप, वैसे इंडिया में हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड फोर्सफुली इंटरकोर्स कर ले वाइफ के साथ, तो वो रेप नहीं है। पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के लिए, अगर वो वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी हस्बैंड की जबरदस्ती की वजह से, तो वो हम उसको रेप मानेंगे, और उसको हम रेप मानेंगे, तो देयरफॉर शी विल बी अलाउड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। नहीं समझ में आया आपको बात? आपको बात नहीं समझ में आई? हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हस्बैंड वाइफ के ऊपर जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, तो इंडिया में इट इज नॉट रेप, इट इज नॉट रेप। हस्बैंड को आप जेल नहीं भेज सकते, इट इज नॉट रेप। पर कोर्ट ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, कोर्ट ने बोला हमें पता है कि ये रेप नहीं है, जबरदस्ती की है तब भी ये रेप नहीं है क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। पर अगर यही हस्बैंड वाइफ, अब जैसे इसने जबरदस्ती कर ली और शी गॉट प्रेग्नेंट, ठीक है, ये प्रेग्नेंट हो गई, अब इसकी प्रेगनेंसी 21 वीक्स की है। अब ये कोर्ट में जाके कहती है कि मुझे इसको टर्मिनेट कराना, आप अलाउ कर दो। तो कोर्ट कहता है कि कैसे अलाउ कर दें, आपका डिवोर्स नहीं हुआ, आप विडो नहीं हो, कैसे अलाउ कर दें? तो कहती है आई एम अ रेप विक्टिम। तो कोर्ट कहता है रेप कैसे हो गया, वो तो आपका पति है, वो रेप कैसे हो सकता है? तो उसने बोला जबरदस्ती की थी मेरे पति ने मेरे साथ। तो कोर्ट बोलेगा कि इंडिया में चाहे पति जबरदस्ती भी कर ले, वो रेप नहीं होता। पर कोर्ट ने इसी जजमेंट में ये बोला था कि एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के लिए, अगर उस लेडी के साथ उस हस्बैंड ने जबरदस्ती की थी और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो हम इस रेप के अंदर उसको भी कवर करेंगे। किसके अंदर? तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के लिए हस्बैंड के द्वारा किया हुआ जबरदस्ती वाली प्रेगनेंसी वो रेप मानी जाएगी, तभी उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ये लेडी को समझ में आ गई बात या नहीं? इस लेडी को बेनिफिट मिल जाएगा, बताओ कैसे मिल गया? शी इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ रेप विक्टिम, इवन दो उसके हस्बैंड ने किया था, पर उसको क्या मान रहा है कोर्ट? रेप विक्टिम मान रहा है। इसको मैरिटल रेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैरिटल रेप या मैरिटल रेप बोलो, ठीक है, मैरिटल रेप या मैरिटल रेप बोलो, मैरिटल रेप। तो मैरिटल रेप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के लिए है, और वो कह सकती है कि मुझे इसको टर्मिनेट करवाना है, मेरे पति ने जबरदस्ती की थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं और मुझे इसको टर्मिनेट कराना है, तो वो अलाउड है जी, उसको रेप विक्टिम ही माना जाएगा। पर अब आप बोलो सर वो रेप विक्टिम है तो फिर पति भी जेल जाएगा, इसका मतलब? आंसर इज पति जेल में नहीं जाएगा। तो बीएनएस के लिए उसको हम क्राइम नहीं मानेंगे, बट मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के लिए हम उसको क्या मान लेंगे? रेप मान लेंगे। और रेप मान लिया तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा लॉ का। बोलो यस और नो? मिल जाएगा ना? ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? अगर उसकी प्रेगनेंसी 20 जब 24 वीक से क्रॉस कर गई, तो फिर तो बस एक ही रास्ता है कि फीटस के अंदर सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी थी, बस, और कोई ग्राउंड ही नहीं है। वो अब जजमेंट आई है, तो कोर्ट ने देखो, वो रेप विक्टिम थी और फीटस को कोई एबनॉर्मेलिटी भी नहीं थी, फिर भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो कोर्ट कह रहा है कि ये इनजस्टिस होगा, क्योंकि वो रेप विक्टिम है ना, बोलो यस और नो? तो रेप विक्टिम के केस में कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। हाँ, अब वो ये देखो, अब इसके ऊपर जजमेंट नहीं आई है, बट आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि सर अगर वो मैरिटल रेप जैसी चीज है और 24 वीक्स क्रॉस कर गया है सर, तो अब क्या होगा? तो अब वहां पर कोई जजमेंट नहीं है कोर्ट की, अब कोर्ट उसमें क्या कहता है? मुझे लगता है कि इसमें कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर वो रियल रेप था। और आप कौन सा एग्जांपल ले रहे हो? मैरिटल रेप का, कि हस्बैंड ने फोर्सफुली किया, 24 वीक से प्रेगनेंसी क्रॉस कर गई, अब वो कोर्ट में जाके कहती है मुझे टर्मिनेट करना है। तो लॉ तो हमारा ये कहता है कि 24 वीक्स के बाद अगर टर्मिनेट करना है तो एक ही ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है? सब्सटेंशियल फीटस एबनॉर्मेलिटी। और मेडिकल बोर्ड अगर ओपिनियन देगा, तो क्या मेडिकल बोर्ड ओपिनियन देगा? कि बच्चा सब्सटेंशियली क्या है? एबनॉर्मल है। एक ही ग्राउंड है ना? बट यहाँ पर जो आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, वहां पर बच्चे को कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, बट क्योंकि मेन रीजन कोर्ट का ये था कि शी इज अ रेप विक्टिम and she does not want to carry on the pregnancy, she does not want to give the birth, so therefore we are allowing her to terminate the pregnancy। वहां पर कोर्ट ने जस्टिस करने के लिए अलाउ किया। बट हम जो आपने एग्जांपल लिया वहां पर वो उसका पति है, चाहे आप जबरदस्ती हुआ, तो कोर्ट को नहीं लगेगा कि इतना कोई बड़ा इंजस्टिस हो जाएगा कि बच्चे को जन्म देना, मुझे लगता है। उस बाद में पता लगा मेरा हस्बैंड फ्रॉड रिलेशन के मतलब फ्रॉड। हाँ,
देखो ऐसे ग्राउंड्स है नहीं, अब ये नई नई सिचुएशंस आप क्रिएट कर रहे हो, नई नई सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो ना। अब ये तो आपके ऊपर है, आप रीजनिंग दो, इससे कोई है आपके पास रीजनिंग? हाँ तो फ्रॉड से कंसेंट लिया तो वो रेप हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बताइए, समझ में आया कोर्ट की रीजनिंग? अब बताइए, अनमैरिड वुमेन को अलाउड होता है, जल्दी से बताइए आप, सारे बच्चे बताओ ना। अनमैरिड वुमेन को अलाउ होता है टर्मिनेट करना? बताओ, अनमैरिड वुमेन कब तक टर्मिनेट करवा सकती है? 24 वीक्स तक करवा सकती है ना अनमैरिड वुमेन। इवन लिव इन रिलेशनशिप वाली वुमेन को भी मिलता है ये बेनिफिट। समझ में आई बात या नहीं? बट 24 वीक से क्रॉस कर गया, 24 वीक से अगर क्रॉस कर गया, 24 वीक्स के बाद मेडिकल बोर्ड है। क्या है? मेडिकल बोर्ड है। किसी ने क्वेश्चन पूछा सर, किसी ने बोला, हाँ बोलो। और तो उसने उसने बोला ही नहीं कि उसने कोई फॉल्स प्रॉमिस किया। उसने बोला ही नहीं कि मैंने इसको कंसेंट इस वजह से दी थी क्योंकि ये मुझे कह रहा था मैं शादी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो कहता हम अपनी मर्जी से साथ रह रहे थे, हमारी मर्जी से सब कुछ हुआ था। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं हमारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, ये छोड़ के जा रहा है मुझे और ये साथ नहीं रहना चाहते, तो मैं टर्मिनेट कराना चाहती हूँ। बट क्योंकि वो मैरिड नहीं थी तो लॉ अलाउ नहीं कर रहा था। तो फिर कोर्ट ने अपनी रीजनिंग दी ना कि यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, वुमेन एंड पार्टनर। और कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 14 की वायलेशन हो जाएगी, इसलिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब ये तो नया है, अब आया, जैसे चिया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर यहाँ पर तो वो रेप विक्टिम थी, रेप विक्टिम को तो 24 वीक्स तक अलाउड होता है, 24 वीक्स के बाद तो तभी अलाउ होगा अगर फीटस के अंदर क्या है, सब्सटेंशियल नॉर्मेलिटी, और वो भी मेडिकल बोर्ड बताए। तो यहाँ पर तो डॉक्टर ने बोला था कि फीटस हेल्दी है, बोलो यस और नो। फिर भी कोर्ट ने 30 वीक्स के अंदर क्या कर दी, अलाउ कर दी। तो उसका रीजन क्या दिया कोर्ट ने, कि ऑलरेडी शी इज अ विक्टिम, हम उसको दोबारा से रीविक्टिमाइज नहीं कर सकते, जस्टिस करने के लिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया टर्मिनेशन। समझ में आई? अब देखो लॉ में लिखा भी नहीं, फिर भी कोर्ट ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है बताओ, सुपर पावर है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास? कौन सी? आर्टिकल 142 की सुपर पावर है कि नहीं? और कोर्ट ने क्या बोला कि लॉ को चेंज कर देना चाहिए, बोला कि नहीं बोला, बताइए। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक हमने सेक्शन 3 पढ़ा है। सेक्शन 3 का फर्स्ट लाइन ये कहती है कि डॉक्टर्स टेंशन मत लो, आपको लायबल नहीं करेंगे अगर आप टर्मिनेट करते हो इस लॉ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। फिर इसने बात करी 20 वीक्स तक की, और एक डॉक्टर का अगर ओपिनियन है, ओपिनियन दो ही बनेंगे जो मैंने बताया। फिर इसने बात करी 20 to 24 वीक्स की, और इसने बोल भी दिया कि वुमेन वो वाली जो रूल्स के अंदर बता रखी है। और यहाँ पर कितने डॉक्टर, जल्दी बताओ, 2। ठीक है, अगर उनका ओपिनियन ये वाला है, बताओ समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ। बोलो, दो दो ग्राउंड समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन पढ़े या ना पढ़े? आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पढ़े, पढ़ो जरा फिर। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए, क्लॉज ए कहां पर क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ जरा, क्लॉज ए कौन सा था? 0 to 20 वीक्स वाला कौन सा था? फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए, क्लॉज ए कौन सा था बताओ? 0 to 20 वीक्स वाला। कह रहे हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय एनी वुमेन और पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये होते कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या होते हैं ये? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उन्होंने यूज किया था कि बच्चा ना पैदा हो जाए, बट वो फेल हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये कह रहे हैं क्लॉज ए के पर्पस के लिए, मतलब अगर उस लेडी की प्रेगनेंसी 20 वीक से नीचे है, और अगर उन्होंने आपस वो उस लेडी ने और उसके पार्टनर ने उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया था बट वो फेल हो गए इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, द एंग्विश, एंग्विश मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई ना, बोलो यस और नो। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन लिए थे, बट अब वो फेल हो गया तो वो क्या हो गई लेडी, प्रेग्नेंट। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी उसके ऊपर आ गई है, वो अभी रेडी नहीं थी बच्चे को जन्म देने के लिए, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन लिए थे, पर अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो इट विल कॉज हर सीरियस मेंटल एगनी, एगनी कि मैं अब बच्चे को अभी आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल ना हो सकता है कि फाइनेंशियली स्टेबल ना हो अभी, बोलो यस और नो, नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल्सो। तो लॉ कहता है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया था, द एंग्विश कॉज्ड बाय सच प्रेगनेंसी, उस प्रेगनेंसी की वजह से उसको जो मेंटल एगनी होने वाली है बिकॉज दैट इज अनवांटेड प्रेगनेंसी, मे बी प्रिज्यूम टू कॉज इंजरी टू द, क्या लिखा है यहाँ पर? तो हमने ऊपर पढ़ा था कि 0 to 20 वीक्स में टर्मिनेट तभी हो सकती है अगर डॉक्टर ये कंक्लूजन दे कि मदर की लाइफ को खतरा है या फिर मदर को इंजरी हो सकती है। कौन सी? फिजिकल या फिर मेंटल? मैंने बोला था मेंटल सबसे बढ़िया है। फिजिकल तो ये होगा कि उसकी किडनी में असर पड़ेगा या उसकी लीवर पे असर पड़ेगा, कुछ नहीं, ये कुछ ना भी हो। अब ये देखो मेंटल इंजरी क्या होने वाली, मेंटल कि भाई मेंटल एग्नी, परेशानी कि मुझे बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, ये मदर को मेंटल इंजरी है, इस ग्राउंड पे भी टर्मिनेट होगी। और मेंटल इंजरी वो क्या काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट करें मेंटल इंजरी को? वो
फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स को क्या काउंट करें बच्चों? मेंटल इंजरी। क्या काउंट करें उसको वो? तो आपको मेंटल इंजरी का वन एग्जांपल मिला है। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर मदर की लाइफ को खतरा है, ये तो समझ में आता है कि मदर मर जाएगी। सर मदर को फिजिकल इंजरी हो जाएगी, ये भी समझ में आता है, तो डॉक्टर अलाउ कर देगा टर्मिनेशन। सर मेंटल इंजरी क्या होगी उसको? ट्रॉमा, कि मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं करनी है, बच्चा भी हेल्दी, मदर भी हेल्दी, जन्म दे देगी तब भी सब कुछ हेल्दी, बट जो उसको मेंटल इंजरी होगी, जो उसको मेंटल ट्रॉमा होगा, वो अपने आप में ग्राउंड है टर्मिनेशन करवाने का। समझ में आई बात या नहीं? तो उसमें से एक उन्होंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा हो सकते हैं, एक उन्होंने बताया आपको। एक कौन सा बताया? फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव विल कॉज मेंटल इंजरी, मेंटल हार्म, मेंटल एग्नी। क्या? कि मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना था, अभी मैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूं, अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूं, तो इट इज अ काइंड ऑफ क्या है ये? मेंटल इंजरी। तो मदर भी हेल्दी है, बच्चा भी हेल्दी है, बट क्योंकि उसको जो वो मेंटल ट्रॉमा होने वाला है, उस ग्राउंड पे भी वो टर्मिनेट हो सकती है। तो आप ध्यान रखना कि 0 to 20 वीक्स में कोई भी लेडी वो कह दे कि जी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, ठीक है, दिस इज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो डॉक्टर बोले टेस्ट तो बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेंटल इंजरी भी इसके अंदर क्या है? कवर्ड है। और मेंटल इंजरी में वन ऑफ द ग्राउंड इज फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। आगे बात समझ? इट इज ओनली वन ऑफ द ग्राउंड, यू कैन थिंक अबाउट मेनी अदर ग्राउंड्स। मेंटल एग्नी ट्रॉमा बहुत, जैसे एक और ले लो आप, मान लो वो लेडी कहती है कि सर मेरे घर पे मुझे इतना डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, मेरे को इतना परेशान किया जाता है, तो मैं उस प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू कर सकती, बिकॉज मुझे इसी चीज को लेकर मेंटल ट्रॉमा होता रहेगा कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा होगा। मे बी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कोर्ट इस पे अलाउ कर रहे नहीं करता, बट जस्ट गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट। बोलो ये ऐसा ना, समझ में आ रही बात या नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया? बट मुझे बताओ ये एक्सप्लेनेशन लगती किसके ऊपर है? सिर्फ क्लॉज ए के। किसके ऊपर? सिर्फ क्लॉज बी कौन सा था? 20 to 24 वीक्स वाला, उसके लिए ये अलाउड नहीं कर रहे हैं। किसके लिए अलाउ करें? सिर्फ क्लॉज ए के लिए। अभी मैंने पूछना है, अगर ध्यान नहीं है ना इस पे, अभी सारा पूछना है कि क्लॉज ए एक्सप्लेनेशन किस पे लगती है, एक्सप्लेनेशन बी किस पे लगती है, सेक्शन 3 क्या कहता है, गार्जियन कौन है, माइनर कौन है, इस लॉ का पूरा नाम क्या है, सारा कुछ पूछना है। ऐसे मत सोचना कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ आप आंसर नहीं दोगे। एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ो। फॉर द पर्पज ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर? क्लॉज ए एंड क्लॉज, अब ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है। कह रहे हैं वेयर एनी प्रेगनेंसी इज एलिजिड बाय, क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेग्नेंट वुमेन टू बी हैव बीन कॉज्ड बाय रेप, द एंग्विश कॉज्ड बाय द प्रेगनेंसी शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ, क्या माना जाएगा? इंजरी टू द मेंटल हेल्थ। तो क्या मान रहे हैं ये? कह रहे हैं कि अगर उस लेडी के साथ रेप हुआ है, उसकी प्रेगनेंसी चाहे 0 से 20 वीक्स में हो, क्योंकि दोनों पे अप्लाई करता है ना, चाहे 20 से 24 वीक्स में हो, बच्चा भी हेल्दी, मदर भी हेल्दी, ना बच्चे को खतरा, ना मदर को कोई खतरा, बट क्योंकि वो रेप विक्टिम है और वो बच्चे को जन्म देगी, वो अपने आप में क्या है बताओ जल्दी से? मेंटल इंजरी। वो अपने आप में क्या है? मेंटल इंजरी। तो उन्होंने क्लियर करा ना आपको कि मेंटल इंजरी क्या है। बच्चा भी हेल्दी, मदर भी हेल्दी, बट क्योंकि वो रेप विक्टिम है, तो उन्होंने बोला कि शी बिकॉज शी इज दैट प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप, सो उससे जो उसको एंग्विश होगा, बार बार उस बच्चे को देखकर उसको समझ याद आएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इसलिए वो एंग्विश ही अपने आप में मेंटल इंजरी मानी जाएगी और उसको टर्मिनेशन अलाउ की जाएगी। चाहे बच्चे को कोई खतरा नहीं है, चाहे बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, चाहे मदर को कोई खतरा नहीं है, बट क्योंकि इसमें क्या कवर हो रहा था? मेंटल इंजरी। और रेप विक्टिम अपने आप में ही वो चीज मेंटल एगनी उसके मन में चलेगी चलेगी, और वो सफिशिएंट ग्राउंड है क्या करवाने का? क्या करवाने का? और ए और बी में दोनों में कवर हो रहा है ये। आगे बात समझ आई कि नहीं समझ आई? लग तो नहीं रहा अभी है, नहीं आई? हाँ, चलिए। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 3 हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है द नॉर्म्स फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। तो वो कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए रूल्स क्या होंगे, तो वो कहते हैं जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, वो हमारे काम का नहीं। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। अब हम 2B पढ़ रहे हैं, और पहले हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 3 का सबसेक्शन कौन सा? जल्दी से बताओ। 2 का क्लॉज ए, 2 का क्लॉज बी, तो सबसेक्शन 2 पढ़ रहे थे ना। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 3 क्लॉज सबसेक्शन, सेक्शन 3 चल रहा है, बट सबसेक्शन कौन सा चल रहा है? 2B। तो ये कह रहे हैं कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 2 में जो आप पढ़ के आए हो,
रिलेटिंग टू द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 2 में लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? 0 to 20, 22, 24। तो कह रहे हैं लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी शैल नॉट अप्लाई, वो लेंथ वाला सिस्टम अप्लाई नहीं करेगा फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर वेयर सच टर्मिनेशन इज नेसेसिटेड बाय, क्या लिखा है यहाँ पर, डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंशियल, क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड, सब्सटेंशियल फीटर एब्नॉर्मलिटी डायग्नोस्ड बाय। तो कहने का मतलब मेडिकल बोर्ड वाला कहानी कब आती है? 24 वीक्स के बाद। तो मेडिकल बोर्ड ने अगर डायग्नोज कर दिया कि बच्चे के अंदर क्या है, सब्सटेंशियल फीटर एब्नॉर्मलिटी, तो टाइम लिमिट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो वही मैंने आपको बोला था, 24 वीक्स के बाद टाइम लिमिट की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इवन 30 वीक्स, 31 वीक्स, ठीक है, 32, 33 वीक्स, बस मेडिकल बोर्ड ने ये बता दे कि बच्चे, मैंने एक ही ग्राउंड बोला था, कौन सा ग्राउंड है, सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेडिकल बोर्ड वाली कंडीशन कहाँ रखी हुई है, लिखा हुआ है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2B में लिखा हुआ है कि टाइम वाली लेंथ वाला अप्लाई नहीं करेगा। अगर मेडिकल बोर्ड ने ये ओपिनियन दे दिया कि बच्चे में क्या है, सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी, तो मैंने आपको यही बना के दिखाया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था मेडिकल बोर्ड, उसके बाद ये टाइम लिमिट कुछ नहीं लगता, चाहे 33 वीक्स हो जाए, 34 वीक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक ही क्या है, सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी। तो मैंने भी तो यही बताया था। आगे बात समझ, आगे देखिए, जो मेडिकल बोर्ड बैठेगा उसके अंदर कौन कौन होएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होएगा, एक गायनेकोलॉजिस्ट, और कौन होगा, पेडिट्रिशियन, और कौन होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट, जो वो एक्सरे वगैरह सीटी स्कैन वगैरह करते हैं वो, और सच अदर मेंबर्स एज में बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो मेडिकल बोर्ड में ये सारे बैठेंगे। तो गायनेकोलॉजिस्ट बैठेगा, ठीक है, पेडिट्रिशियन बैठेगा, रेडियोलॉजिस्ट बैठेगा, मेडिकल बोर्ड। ये तभी काम आएगा जब 24 वीक से क्रॉस कर गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों कि मेंटल हेल्थ इंजरी वाला जो हम पढ़ रहे थे ऊपर, तो कोर्ट जब देखेगा कि या डॉक्टर के जब ये देखेगा कि इस लेडी को मेंटल हेल्थ इंजरी हो सकती है, जैसे हमने दो तो पढ़ी, रेप विक्टिम को ऑटोमेटिकली हम क्या मान लेते हैं कि शी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इंजरी, अगर उसको जन्म देना पड़ेगा। और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव को भी क्या मान के चले थे। पर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आपको ये डिटरमिन करना है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें या ना करें, उसमें उसको मेंटल इंजरी होगी या नहीं होगी, तो फिर लिखा है कि डॉक्टर शैल टेक इनटू अकाउंट द प्रेग्नेंट वुमेन्स, क्या लिखा है यहाँ पर, एक्चुअल और रीजनेबल फोर्सिबल एनवायरमेंट। जैसे मान लो कि वुमेन का एक्चुअल और फोर्सिबल एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये चीज देखनी है कि इसको मेंटल इंजरी होगी या नहीं होगी। कैसे, जैसे मान लो कि वो वुमेन कहती है कि मेरे साथ अभी घर में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मेरी जॉब भी छूट गई है, मेरी जॉब भी छूट गई है, तो उसके एक्चुअल एनवायरमेंट को देखते हुए आपको ध्यान में रखना है कि वेदर शी विल बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल इंजरी इफ शी विल गिव बर्थ टू द चाइल्ड। आप मुझे बताओ, आप जज हो, और आपको मैं उस लेडी की एक्चुअल कंडीशन बता रहा हूँ, एनवायरमेंट, कि शी इज सफरिंग डोमेस्टिक वायलेंस एट होम, उसकी नौकरी भी चली गई है, उसके पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है, उसके घर वाला उसको पूछता भी नहीं है। तो मुझे बताओ, अब वो कह रही है कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी बिकॉज इट विल कॉज मी लॉट ऑफ मेंटल इंजरी, क्योंकि मैं इस बच्चे को अच्छी लाइफ ही नहीं दे पाऊंगी। बोलो यस और नो। इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में उस घर में बच्चा होगा तो इसकी जिंदगी वहां पर भी नर्क है। तो आपको उसके एनवायरनमेंट को देखते हुए ध्यान में रखना है कि क्या होगा, बताइए क्या, कि वो मेंटल इंजरी है या नहीं है। अगर वही लेडी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, घर में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से देखोगे ना कि इसको कोई मेंटल इंजरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मेंटल इंजरी, तो यही कह रहे हैं कि लेडी की एक्चुअल एनवायरनमेंट को देखते हुए ही आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्या हुआ, क्वेश्चन है, आगे बढ़िए प्लीज। नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसने 18 साल की एज कंप्लीट ही नहीं की, ठीक है, शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ हर। तो अगर 18 साल से नीचे तो फिर कंसेंट किसकी चाहिए, गार्जियन। हाँ जी, नहीं रेप में तो जाए, टर्मिनेशन करवानी है तो कंसेंट किसकी चाहिए, डॉक्टर अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर देगा। बोलो, वो माइनर है ना, तो फिर टर्मिनेट कौन करवाएगा, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बोला ठीक है आपका ग्राउंड सफिशिएंट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो तो कहती है ठीक है डॉक्टर साहब कर दो। वो डॉक्टर बोलेगा तुम्हारी एज कितनी है, 18 से नीचे, तो फिर किसकी कंसेंट चाहिए। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, अगर उस लेडी के 18 या 18 से ऊपर है फिर किसकी कंसेंट चाहिए, उस वुमेन की ही चाहिए, ना उसके हस्बैंड की, ना उसके पार्टनर की, ना उसके फादर की, ना उसके मदर की, किसकी चाहिए, उस लेडी की ही चाहिए। अभी दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि उस वुमेन, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसने 18 ईयर्स अटेन नहीं किए,
ठीक है, या फिर अगर 18 ईयर अटेन कर लिए बट वो क्या है, मेंटली इल, अनसाउंड है, तो उस केस में टर्मिनेशन होएगी ओनली इन द रिटन कंसेंट ऑफ हर गार्जियन। और यहाँ पर अब पढ़िए प्लीज, इसके अलावा मतलब 18 साल की है या वो साउंड माइंड की है, अब नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द, क्या लिखा है यहाँ पर? तो अब आप मुझे बताइए, अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है और वो शादीशुदा है, तो क्या उसके हस्बैंड की कंसेंट से टर्मिनेट हो सकती है? क्या उसके मदर फादर से, क्या उसके सास ससुर से? नहीं। किसकी कंसेंट चाहिए? उस लेडी की ही चाहिए। हाँ, अनमैरिड के लिए अगर वो 18 या 18 से ऊपर है, उसकी खुद की चाहिए। क्यों भाई? यहाँ पर क्या लिखा है? नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द, क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेग्नेंट वुमेन। अगर वो 18 या 18 से ऊपर है तो वो खुद मेजर है ना, फिर उसकी मदर की नहीं चाहिए, उसकी खुद की चाहिए। 18 या 18 से ऊपर है, चाहे मैरिड चाहे अनमैरिड चाहे कुछ भी हो, किसकी कंसेंट चाहिए? 18 से नीचे है तो उस केस में किसकी चाहिए? गार्जियन। अब गार्जियन कौन होगा? गार्जियन कौन होगा? ये आपको, मैंने आपको हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बताया। हाँ जी, नेचुरल गार्जियन कौन होता है? अनमैरिड का कौन होता है? अगर वो 18 से नीचे थी और लेडी, और उसकी शादी नहीं हुई थी, तो कौन है गार्जियन उसका? फादर। अगर वो 18 से नीचे है और उसकी शादी हो रखी है, फिर कौन है गार्जियन? हस्बैंड। कौन है उसका? हस्बैंड। कौन है? हस्बैंड। अब आपको ये जब वो लॉ पढ़ोगे, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, वहीं पे समझ में आएगा। अब आप मुझे बताइए सेक्शन 4, वेयर प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, कहां पर टर्मिनेट होगी जी प्रेगनेंसी? डॉक्टर ने बोल दिया जी ठीक है, आपका ग्राउंड सफिशिएंट हो रहा है, हम आप टर्मिनेट करवा सकते हो, तो फिर कहां करेगा डॉक्टर टर्मिनेट? हॉस्पिटल में, कहीं और नहीं कर सकता, यही लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एट एनी प्लेस अदर देन, इसके भी इस प्लेस के अलावा कहीं और आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। कहां लिखा है? कहां करोगे? हॉस्पिटल एस्टेब्लिश और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, और प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है यहाँ पर अगर अप्रूवल मिला हुआ तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ, ये हमारे काम करी। देन उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 शेल नॉट अप्लाई। मतलब क्या? सेक्शन 3 क्या पढ़ के आए थे? सेक्शन 3 में क्या पढ़ के आए थे? सेक्शन 3 में यही पढ़ के आए थे ना कि भाई अगर 0 से 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो 1 डॉक्टर, अगर 20 टू 24 वीक्स है तो 2 डॉक्टर, कौन से ग्राउंड्स, एक्सप्लेनेशन, यही पढ़ के आए थे ना। तो यहाँ पर सेक्शन 5 क्या कह रहा है? कह रहा है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्या कह रहा था कि हॉस्पिटल में टर्मिनेशन करवानी है, कहाँ करवानी है? तो ये कह रहे हैं ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे। मतलब ये मानो कि लेडी की अगर एक लेडी की प्रेगनेंसी 24 वीक्स क्रॉस कर गई, क्या कर गई? 24 वीक्स क्रॉस। अब सेक्शन 3 तो कहता है 24 वीक्स क्रॉस करके तो मेडिकल बोर्ड का लगेगा, यही बोलते हैं ना सेक्शन 3, हमने पढ़ा था ना 2B, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 2B? तो 24 वीक्स क्रॉस कर गई, पर मान लो कि लेडी की जान को खतरा है, तुरंत मरने वाली है वो लेडी, अभी एक लेडी आई, डॉक्टर ने देखा 24 वीक से ऊपर है बट वो मरने वाली है, इतनी हालत खराब हो रखी है, तो क्या वो ये बोलेगा कि सॉरी आपकी 24 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी चलेगी, पहले पहले आप कोर्ट जाइए, कोर्ट मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा, तब तक तो वो मर जाएगी, बोलो यस और नो? तो जब कह रहे हैं कि लेडी की जान को खतरा है, तो 3 और 4 को भूल जाओ, फिर भूल जाओ 20 वीक्स 20, कुछ नहीं, बस उसकी जान बचाओ और उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना करो। 2 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, एक ही डॉक्टर, वहां लिखा था ना 0 टू 20 टू 24 में कितने चाहिए, तो कह रहे कुछ नहीं, मान लो 20 टू 24 वीक्स वाली लेडी आई, ठीक है, और वहां लिखा था कम से कम कितने डॉक्टर चाहिए? 2, पर मान लो उसकी जान को खतरा था, 2 डॉक्टर उस टाइम पे नहीं थे, एक ही डॉक्टर ने टर्मिनेट कर दिया, तो वो जेल जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि सेक्शन 5 क्या कहता है कि एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर हम 3 को भी भूल जाएंगे और 4 4 मतलब हॉस्पिटल में ना करो टर्मिनेट, कहीं आपका कोई रूडिमेंट्री है, कोई ऐसा डॉक्टर को लगता है कि हाँ, मान लो डॉक्टर साहब सुबह सैर पे जा रहे थे, उसने देखा एक लेडी प्रेग्नेंट है और बहुत दर्द से तड़फ रही है और उसकी जान जाने वाली है, तो डॉक्टर साहब ने वहीं पे एम्बुलेंस बुलाई, और एम्बुलेंस में थोड़ी सी रूडिमेंट्री सेटिंग थी और वहीं पे डॉक्टर साहब ने टर्मिनेशन करवा दी, तो बताओ डॉक्टर साहब मन में सोचे यार सेक्शन 4 में तो लिखा हॉस्पिटल के अलावा कोई कर नहीं सकता, नहीं तो जेल जाऊंगा, क्योंकि जेल जाना पड़ेगा, अभी दिखाऊंगा, तो क्या डॉक्टर साहब कर सकते हैं वहीं पे एम्बुलेंस के अंदर? कर सकते हैं? ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, लिखा तो हुआ है 3 और 4 अप्लाई नहीं करेगा, मतलब चाहे हॉस्पिटल ना भी हो, बस एक ही कंडीशन है, हॉस्पिटल ना हो, 24 वीक्स क्रॉस कर गए हो, 2 डॉक्टर ना हो, जो भी आप पढ़ के आए हो कुछ अप्लाई नहीं करेगा, मतलब आप बिना 2 डॉक्टर के, बिना 24 वीक्स वाली चीज को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, हॉस्पिटल नहीं है तब भी भूल जाओ, आप वहां पर उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो, एक ही
कंडीशन पढ़ो जरा ध्यान से। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 एंड सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, सबसेक्शन 2 में वो वीक्स बता रखे थे, लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द ओपिनियन ऑफ द नॉट लेस देन 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए, ये सब शेल नॉट अप्लाई, कुछ अप्लाई नहीं करेगा, मतलब भूल जाओ, लेंथ लूंथ भूल जाओ, सब भूल जाओ। लिखा है of by लिखा है not apply to the termination of a pregnancy by a registered medical practitioner in a case where he is of the opinion formed in good faith that the termination of such pregnancy, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है जल्दी से बताओ, immediately necessary to save the life of the pregnant woman। तो मुझे बताओ ये लॉ जस्टिफाइड है कि नहीं, आप मुझे बताओ। आप डॉक्टर हो, आपके पास एक लेडी आती है, उसकी लाइफ को खतरा है, इमीडिएटली वो मर जाएगी अगर उसकी टर्मिनेशन नहीं की गई, तो क्या आप लॉ को फॉलो करोगे कि पहले कम से कम मैडम रुको मरना मत, पहले 2 डॉक्टर आएंगे, मैडम अभी मरना मत, पहले मेडिकल बोर्ड बैठेगा? क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है कि नहीं इंसानियत? तो लॉ इंसानियत तो दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि हमने रूल्स आपके लिए बनाए जरूर है, बट जब आपको ऐसा लगे कि इमीडिएटली उसकी डेथ होने वाली है तो भूल जाओ सब कुछ फिर, और जाके क्या कर दो, उसकी मेडिकली उसकी प्रेगनेंसी को क्या कर दो आप, टर्मिनेट कर दो। बस यही तो समझा रहा है, और क्या समझा रहा है। हाँ ठीक है। उसमें 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 मदर की जान बचाई जाती है, उसमें मदर की जान बचाई जाती है। आप बताओ, मुझे बताओ, आपने अभी ग्राउंड पढ़ा कि नहीं? वो तो फिर फिल्म वालों ने कुछ तो आपका वो करना है ना, किसकी जान बचाए, माँ की बचाए या बच्चे की बचाए? हैं? रियलिटी में अब मेरे को पता नहीं, कौन ही ये बोलेगा कि माँ को मरने दो और बच्चे को बचा लो। फिर ये वाला आपने पढ़ा 5A कि वुमेन के नाम को आपको नहीं बताना है, बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं तो जेल हो जाएगी, बोलो यस और नो। ये लॉ आपका कंप्लीट हो गया जी, फिनिश फ्रॉम माय साइड। आपको लॉ भी पढ़ा दिया, क्या सिचुएशन है प्रेजेंट ये भी बता दी। अब आप प्लीज, जो मैंने आपके लिए ये मैंने आपने पीडीएफ बनाई है, इस पे आइए आप। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने अभी पढ़ाऊंगा। देखो, एक अबॉर्शन कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप बच्चा मर गया जी, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या होता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन हमने पढ़ा था कि डॉक्टर साहब ने अबॉर्शन किया, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही है, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर हिस्ट्री क्या है, पहले क्या था, मैंने हिस्ट्री बताई। इंडिया में अब क्या पोजीशन है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं सीधा केस लॉज पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये रो वर्सेस वेड लिख लो प्लीज अपनी कॉपी पे, कि अमेरिका में कौन से केस से अबॉर्शन अलाउ किया गया था, रो वर्सेस वेड, 1973 की रूलिंग। बट बट आप ध्यान से देखोगे, जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है। मतलब अब अमेरिका में राइट टू अबॉर्शन है ही नहीं, कुछ स्टेट्स में है कुछ में नहीं है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कितनी स्टेट्स है उसमें, 50, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, तो देखा ना आपने कितनी सारी, 50 स्टेट्स है ना। तो रो वर्सेस वेड को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जल्दी से बताओ, ओवरटर्न। जिसने राइट टू अबॉर्शन ग्रांट किया था अमेरिकन वुमेन को, उसी जजमेंट को क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल कर दिया मतलब उसको एक तरह का जो राइट दिया था वो राइट छीन लिया, ओवर रूल कर दिया। उस केस का नाम क्या है जिससे ओवररूल किया, प्लीज नोट डाउन करो प्लीज, जॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन हेल्थ। इसी केस के थ्रू रो वर्सेस वेड को ओवररूल किया गया है, यही केस का नाम है। तो आपसे पूछा जाए अमेरिका के अंदर रो वर्सेस वेड को ओवररूल किस केस के थ्रू किया गया है, डॉब्स वर्सेस। तो आप मुझे बताएंगे अमेरिका में अब क्या है कि अमेरिकन वुमेन अबॉर्शन करा सकती है? देखो, अब वहां पर 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ने ये लॉ बना रखे हैं अपने। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। रो वर्सेस वेड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने बोला था कि ये उनका राइट है, वो अबॉर्शन करा सकती है। तो स्टेट्स ने लॉ बनाया हो या ना बनाया हो, 50 स्टेट्स है ना अमेरिका के अंदर, चाहे स्टेट्स ने लॉ बनाया हो या ना बनाया हो, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से उनके पास क्या आ गया था, राइट आ गया था। आगे बात समझ या नहीं? पर जब सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट ही ओवररूल हो गई है तो वो राइट छीन गया, बोलो यस और नो। अब जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने लॉ पास किया हुआ है कि अबॉर्शन अलाउड है, तो वो लॉ की वजह से अलाउड है वहां पर। अदरवाइज कोर्ट की रूलिंग से जो लॉ राइट मिला था सारी वुमेन्स को, वो राइट छिन गया जी। अब तो अब आपसे कोई पूछ ले कि अमेरिका के अंदर अबॉर्शन अलाउड है, तो आप बोलोगे वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड में ये राइट छीन लिया है, मतलब ओवररूल हो गया। कौन से केस में, डॉब्स वर्सेस ये जैक्सन। पर कुछ स्टेट्स के अंदर अगर लॉ पास किया गया वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जैसे पंजाब की विधानसभा है, वहां का वॉशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया, ये, तो वहां अगर उन्होंने लॉ पास किया हुआ वहां पर अलाउड है। तो ऐसा ही हुआ जी, कुछ स्टेट्स ने जहां पर जहां रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी ना, वहां पर ये ट्रंप वाली,
वो अबॉर्शन के अगेंस्ट है, वो अबॉर्शन नहीं अलाउ करते। तो वो क्या करती थी वहां की लेडीज कि वो वाली स्टेट से फ्लाई करके जाती थी, जैसे कैलिफोर्निया वाले की वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में क्योंकि लॉ था अबॉर्शन वाला, तो वहां पर, क्योंकि आप देखोगे अमेरिका में जितने भी अबॉर्शन क्लिनिक है सब बंद हो गए हैं, अबॉर्शन क्लिनिक बंद हो गए हैं वहां। सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में अलाउड है जहां पर लॉ पास हो रखे, अदरवाइज अलाउड है वहां पर अबॉर्शन अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं किया उन्होंने, उन्होंने ये जजमेंट ही वो। देन आप आगे देखिए प्लीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, ये सब मैंने नहीं पढ़ाना आपको, सेक्शन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप सीधा केस लॉ पे आइए जी, 2-3 केस पढ़ाऊंगा और वो हमारी ये कहानी खत्म। नहीं, खुद कैसे पढ़ लोगे ये केस? ये है जी केस, लिखिए जी प्लीज, ये आपके पेपर में आएगा। एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अनमैरिड वुमेन को कौन से केस के थ्रू अबॉर्शन का राइट दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? अनमैरिड वुमेन, याद आया, रिलेशनशिप में रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में, वो छोड़ के चले गए, लैंडमार्क रूलिंग। मैंने बोला था रेप, मैरिटल रेप को भी वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, रेप मान रहे किसके लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के लिए, बट अदरवाइज बीएनएस के लिए वो रेप नहीं है। तो जेल तो नहीं होगी हस्बैंड को, बट वो वाइफ अगर ये कह दे कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो शी इज अलाउड टू टर्मिनेट। तो ये उस जजमेंट का नाम है, आप लिख लीजिए, एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली, 2022 की जजमेंट। 3 बी को कोर्ट ने ये तो लिखा है, इंक्लूडेड अनमैरिड वुमेन एंड द विक्टिम्स ऑफ मैरिटल रेप विद इन द एम्बिट ऑफ द रूल। जल्दी से लिखिए, लिख लिया आपने फटाफट से? अब आप ध्यान से पढ़िए जरा, सुप्रीम कोर्ट सेड ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस, देयर इज नो रैशनल इन एक्सक्लूडिंग द अनमैरिड वुमेन को, एक्सक्लूड करने का कोई रैशनल नहीं है। देन कोर्ट ने बोला कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी कंसीडर्ड एज इंजरी टू द मेंटल हेल्थ। अनवांटेड प्रेगनेंसी तो हमने देखा था, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है वो सारी, ये सब कोर्ट ने बोला। देन टर्मिनेशन बियॉन्ड 24 वीक्स, ये हमने देख लिया कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड में कौन कौन बैठता है, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ओनोलॉजिस्ट और एनी अदर जो जो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी। फिर आप फीटल एबनॉर्मेलिटी, अब आप प्लीज, अब आप मुझे बताइए, एक केस का नाम लिख लीजिए, मिसेस एक्स वर्सेस जीएनसीटीडी अनदर 2024 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें पता क्या हुआ, 24 वीक्स के प्रेगनेंसी क्रॉस कर गई, क्रॉस कर गई। अब मेडिकल बोर्ड बैठेगा और एक ही ग्राउंड है टर्मिनेट करने का, क्या, सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी, यही है ना, क्योंकि 24 वीक्स क्रॉस कर गए हैं लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब एक ही ग्राउंड है, वैसे तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने रेप विक्टिम को 24 वीक्स के बाद अलाउ भी कर दिया, चाहे फीटल को कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं भी थी। बट यहाँ पर क्या हुआ कि वो लेडी जाती है कोर्ट में, कहती है कि सर मुझे जन्म नहीं देना, क्योंकि सीटी स्कैन हुए हैं तो पाया गया कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, उन्होंने देखे, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया। मेडिकल बोर्ड ने बोला कि बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटी बहुत माइनर सी है, कोई बड़ी बात नहीं, सब्सटेंशियल नहीं है, क्या नहीं है, सब्सटेंशियल नहीं है। तो कोर्ट ने बोर्ड ने बोला कि अगर बच्चे का जन्म होएगा उसकी सर्जरी करेंगे तो ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि कोर्ट अलाउ करेगा या नहीं करेगा? बच्चे में सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, मेडिकल बोर्ड ने बोला कि हल्की फुल्की एबनॉर्मेलिटी है, बच्चे का जन्म होएगा तो उसकी सर्जरी होगी, वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो कोर्ट बर्थ होने देगा या टर्मिनेट करना अलाउ करेगा? दिस इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने सही आंसर दिया कि यहाँ पर उस लेडी ने बोला कि सर ठीक है, बच्चे में सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, थोड़ी मोटी है। अब वो कह रहे हैं कि जब जन्म होगा तो इसकी सर्जरी वगैरह कराना, वो कहते हैं कि सर मैं वैसे ही फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ, मेरे पास इतना है ही नहीं, अगर मैं ना करा पा रही हूँ उसकी सर्जरी, ना करवा पाऊँ उसकी सर्जरी, तो फिर, तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला सब्सटेंशियल वर्ड जो यहाँ पर यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर फीटस की हेल्थ को भी देखना है और मदर को भी देखना है कि क्या मदर उस कंडीशन में है, कि भाई मदर की भी सर्कमस्टांसेस को चेक करना है। समझ में आई? यहाँ पर पढ़िए आप, what would constitute substantial fetal abnormality? The court held that substantial fetal abnormality are dependent not only on the medical condition of the fetus only, सिर्फ फीटस की मेडिकल कंडीशन ही देखनी है, बट ऑल्सो ऑन द, लिखा है कि मदर की कंडीशन देखनी है, कि वो मदर कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल, वो मैं कहां से कराऊंगी इसकी सर्जरी। समझ में आई? और सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके बाद उस बच्चे की ध्यान रखना पड़ेगा, जॉब जॉब छोड़नी भी पड़ जाएगी, क्या पड़नी पड़ जाएगी,
जॉब छोड़नी भी पड़ जाएगी, तो इसलिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया। समझ में आई बात या नहीं? ये केस एक हो गया हमारा। आगे अब कोर्ट का केस का नाम है क्या है ना, कोर्ट परमिट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट्स ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। आज के केस में यही देखा हमने, स्टैट्यूटरी लिमिट के बियॉन्ड भी कोर्ट ने अलाउ करा कि नहीं करा, बोलो यस और नो। 30 वीक्स पे अलाउ करा कि नहीं करा? तो लिखा है ड्यू टू, क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस थे या नहीं थे, बोलो? वो रेप विक्टिम थी या नहीं थी लेडी? वो माइनर थी या नहीं थी? तो उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी हुई है, क्या आप उसको जबरदस्ती बर्थ देने के लिए कह सकते हैं आप? तो यही केस जो है, इस केस में भी ये आया था। ये 29th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वुमेन थी, ठीक है, और शी वॉज अंडरगोइंग एक्सट्रीम मेडिकल ट्रॉमा आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो डिप्रेशन में थी। देखो ना, प्रेग्नेंट थी, हस्बैंड की डेथ हो गई, प्रेगनेंसी कितनी हो गई, 24 वीक से क्रॉस कर गई। अब एक ही ग्राउंड है कि बच्चे में क्या हो, एबनॉर्मलिटी। बच्चा ठीक था, बच्चा ठीक है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है या नहीं, जल्दी से बताओ, कि मदर इज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन। तो वो बच्चे को जन्म देने की सिचुएशन में ही नहीं है, क्योंकि पति की डेथ हो गई हाल ही में। तो उस केस में कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, इवन स्टैट्यूटरी लिमिट क्रॉस वो हो गई है, 24 वीक्स क्रॉस हो गए हैं, फिर भी कोर्ट ने अलाउ कर दी, जैसे कि आज वाली सिचुएशन में हमने देखा। देखा कि नहीं देखा, बोलो यस और नो। शुड द अबॉर्शन लॉ बी अमेंडेड फॉर द, क्या लिखा है यहाँ पर, माइनर है। तो आप मुझे बताइए, अब सारी डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है, आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या माइनर रेप विक्टिम्स के लिए लॉ अमेंड होना चाहिए और टाइम लिमिट हट जानी चाहिए? जल्दी से बताओ, होना चाहिए, बोलो। क्या रीजनिंग है आपकी, क्यों हट जाना चाहिए? आप कह रहे हो कि 24 वीक्स वाली लिमिट हट जानी चाहिए, क्यों क्यों कह रहे हो ऐसा, जल्दी से बता दो। उसको लाइफ टाइम ट्रॉमा, विक्टिमाइजेशन, बोलो यस और नो। तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि बच्चे को आपको जन्म देना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, ये मुझे बता दो अब, लास्ट क्वेश्चन, क्या इंडिया में एक वुमेन का राइट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एक एब्सोल्यूट राइट है क्या? एक एब्सोल्यूट राइट है क्या वुमेन का? इट इज अ कंडीशनल राइट, ठीक है, इट इज अ कंडीशनल राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप ये पार्ले का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ले जी? क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ले? पार्ले मीन्स डिस्कशन, पार्ले मीन्स डिस्कशन। तो ये डिस्कशन हो रही है कि क्या होना चाहिए, इंडिया में क्या लॉ है। 88 to 94 पढ़ाया कि नहीं आपको, जल्दी से बताओ, बीएनएस का 88 वाला कौन सा पढ़ाया? मिस कैरेज। तो ये अगर आप अब डिस्कशन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आपको सारी डिस्कशन समझ में आएगी। आज का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको सारी डिस्कशन समझ में आएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ जो सीजीआई ने रिकमेंडेशन दी है, आप सीजीआई के साथ हैं सारे, बोलो यस और नो। तो फिर पार्लियामेंट को ईमेल, वो पीएमओ को डाल दो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर पीएमओ को ईमेल डाल दो कि भाई मेडिकल एमटीपी एक्ट को क्या कर दो, अमेंड कर दो और टाइम लिमिट हटा दो। डालोगे पीएमओ को? चलिए।